हेलो 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 हेलो। चलिए, गुड मॉर्निंग। लाइव हम आपके साथ, आवाज जा रही है हमारी? चलिए, जैसा कि आप सभी को पता है, हिंदी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को पढ़ना है। और हिंदी का लगभग 5 मैराथन हम आप लोगों को कराए हैं, जिसमें टोटल पेडागोजी के कॉन्सेप्ट को हमने क्लियर किया है। और जिस तरह से चैप्टर वाइज हम आपको थ्योरी कराए थे, उसी तरह से चैप्टर वाइज हम आपको इसका पीवाईक्यू भी करा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, इसके पिछले वाले टेस्ट में हमने 2 चैप्टर को क्लियर कर लिया था। एक भाषा का चैप्टर था और दूसरा भाषा अर्जन अधिगम था, ठीक है ना। तो दोनों चैप्टर पिछला क्लास में हम लोगों ने क्लियर किया था। अगर आपके पास में सिस्टमेटिक उसका क्वेश्चन नहीं हुआ तो फिर से हम उसको अपडेट कर देंगे, ठीक है ना। एक साथ पीडीएफ में चैप्टर 1 2 3 ऐसे करके लास्ट में हम आपको पूरा एक साथ दे देंगे, आप अपना प्रिंट आउट करा लीजिएगा। और आज जो है वो चैप्टर 3 और चैप्टर 4, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 का हम लोग जो है ना डिस्कशन करने वाले हैं। और चैप्टर 3 भी हम लोगों ने थ्योरी में भी पढ़ा था, भाषा कौशल, लैंग्वेज स्किल के बारे में। याद है आप लोगों को? भाषा कौशल कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन सा? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। और लाइव में जो लोग भी हमें देख पा रहे हैं, आप सभी को हम बता देते हैं, ये क्लास पेपर 1 और 2 दोनों के लिए। हालांकि ये बार बार कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमको कहना पड़ता है, क्योंकि कुछ धरती पर बोझ प्राणी उसको समझ नहीं आता है कि किसके क्लास है। वो क्लास में आकर पूछे कि हाँ ये किसके लिए है। भाई, हिंदी सबको पढ़ना है, पेपर 1 वालों को भी, 2 वालों को भी। अभी हम वही चीज पढ़ा रहे हैं जो दोनों को पढ़ना है, कॉमन पेपर पढ़ा रहे हैं। आपको पता है सीडीपी कॉमन पेपर था, दोनों को पढ़ा है। हिंदी भी कॉमन पेपर है, दोनों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जिस भी पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आपका ये क्लास है, ठीक है। LSRW का मतलब लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। हमने बताया था कि भाषा कौशल होते हैं 4 प्रकार के, जिसमें 2 होता है ग्रहण पक्ष और 2 होता है अभिव्यक्ति पक्ष। तो ग्रहण पक्ष में जिसके द्वारा हम किसी ज्ञान को ग्रहण करते हैं, वो कौन कौन था? सुनना और पढ़ना। तो सुनना और पढ़ने का कौशल जो था ये ग्रहण पक्ष था। और उसके बाद में अभिव्यक्ति पक्ष में किसको किसको हम रखे थे? बोलना और लिखना को रखे थे, ठीक है। LSRW चारों एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं और ये भाषा कौशल एक साथ विकसित हो सकते हैं, है ना। हम बताए थे क्रम से नहीं, ये भी बात आपको ध्यान में रखना होगा, ये बात हमने बताया था। चलिए, तो पहला सवाल आपके सामने है, फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप। पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा गया है कि बताइए भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रहण भाषा कौशल है। देखिए आ गया ना बात। हम आपको भाषा कौशल का ग्रहण पक्ष बताए थे। 1 जनवरी 2022 को यह सवाल पूछा गया है। पूछा है कि नई भाषा के प्रति समझ बनाने की योग्यता ही ग्रहण पक्ष है। बिल्कुल नहीं भाई। दूसरा कह रहा है बोलचाल की भाषा के प्रति समझ बनाने तथा अभिव्यक्ति करने की योग्यता, या बोलचाल की भाषा जो सुनते हैं तथा बोलते हैं के प्रति समझ बनाने की योग्यता, या द्वितीय भाषा के प्रति समझ बनाने की योग्यता। तो 1 और 4 तो सीधे कट गया भाई, है ना। अब सवाल यह है कि ग्रहण पक्ष की जहां पर बात करता है तो ऐसा कौन सा कौशल है जिसके द्वारा हम किसी समझदारी को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। तो यहां पर तो हम अभिव्यक्त न कर रहे हैं भाई, दो में। और बोलचाल भाषा सुनते तथा बोलते हैं के प्रति समझ बनाने की योग्यता, माने ग्रहण करने वाला बात कहां हो रहा है? ऑप्शन नंबर 3 में हो रहा है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बोलो, क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, मुझे जहां तक लग रहा है। तो एक का सही उत्तर कौन? ऑप्शन नंबर कितना? 3। अरे, ग्रहण पक्ष हम उसी कहते हैं जिसके द्वारा हम अपने विचार को किसी दूसरे के अभिव्यक्ति को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 के साथ में हम लोग जाएंगे। देखो 1 4 सीधे कट गया था, यहां पर अभिव्यक्ति कह दिया है, मतलब ये ग्रहण पक्ष नहीं अभिव्यक्ति पक्ष की बात कर रहा है। तो बचा कौन? 3। ऑप्शन नंबर किसके साथ? 3 के साथ, ठीक है जी। चलो, याद रखना है ग्रहण पक्ष 2 अभिव्यक्ति पक्ष 2। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लेते हैं, इसका ऑप्शन ऊपर दिया हुआ है। प्राथमिक स्तर पर कौन सी गतिविधि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावी है? अब जहां पर मौखिक अभिव्यक्ति कहेगा, इसका मतलब कौन हो गया? इसका मतलब स्पीकिंग स्किल की बात कर रहा है ना। स्पीकिंग स्किल मतलब कौन सा कौशल? तो वाचन कौशल। वाचन कौशल
मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का मतलब ये होता है कि जिसके द्वारा बच्चा अपने विचार को बोलकर प्रकट कर रहा हो, उसे हम क्या कहते हैं? मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। तो कह रहा है कि मौखिक मतलब बच्चा के बोलने के विकास में सबसे कम प्रभावी कौन है? अब देखिए ऑप्शन क्या कहता है। ऑप्शन नंबर 1 पर पहले ध्यान दिया जाए। ऑप्शन नंबर 1 कहता है कि घटना वर्णन करना, मतलब कोई घटना हुआ है और उसका वर्णन करना, है ना। तो घटना का वर्णन अगर बच्चा करेगा तो स्वाभाविक सी बात है उसमें बोलने का विकास होगा। अब मान लीजिए कि आपसे पूछे कि भाई जो कोरोना 2019 में आया था, ये जो घटनाएं थी कोरोना का, उसके बारे में थोड़ा चर्चा करके बताओ, तो उसमें बच्चा अपना विचार डेप्थ रूप से रखेगा, तो स्वाभाविक सी बात है उसमें बोलने का विकास होगा। जबकि क्वेश्चन में ये कह रहा है कि सबसे कम प्रभावी, तो ये तो ज्यादा प्रभावी हो गया भाई, ठीक है ना। दूसरा कह रहा है कहानी को शब्दशः दोहराना, जैसा जैसे लिखल बा वैसे वैसे टिप दो। तो इसका मतलब क्या समझे आप? उसमें बच्चा को विचार व्यक्त करने का मौका नहीं मिला, तो सबसे कम प्रभावी तो यही लग रहा है। और तीसरा कह रहा है कहानी को अपनी भाषा में कहना। अरे कोई भी विचार जब तुम अपने भाषा में कहोगे तो स्वाभाविक सी बात है तुम में बोलने का ज्यादा विकास होगा, तो ये भी प्रभावी है। और चित्र दिखाकर कहानी कहलवाना, अब चित्र दिखाकर उसको एक्सप्लेन करते हुए हम जब कहानी कहलवा रहे तो उसमें भी बच्चा का बोलने का विकास होगा। तो हमसे क्या पूछा है मेरे लाल कि मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावी कौन है? तो जैसे दोहराएंगे, खाली देख देख के टीपा टीपी करेंगे, तो उसमें कोई भी मौखिक अभिव्यक्ति का विकास ज्यादा नहीं होगा। सो दैट्स व्हाई इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। बोलो क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो लोग क्लास नहीं भी किए होंगे आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, आपको सारा चीजें समझ में आ जाएगा। भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही है? लैंग्वेज स्किल के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है। देखो ये सारे क्वेश्चंस, मजे की बात तुमको बताऊं, भाषा कौशल तुमको हम चैप्टर पढ़ाए हैं और उस चैप्टर से आज तक जितना भी सवाल पूछा गया सीटेट में वो सारा तुम्हारे सामने, मतलब इससे बाहर अब कहीं भी नहीं जा सकता है। भाषा कौशल से 1 नंबर का सवाल रहेगा, भाषा अर्जन निगम से 1 नंबर का सवाल रहेगा, भाषा परिचय से 1 नंबर का सवाल रहेगा, भाषा व्याकरण से 1 नंबर का सवाल है। जैसे जैसे सिस्टम में हम चैप्टर पढ़ाए उसी सिस्टम में आपके साथ पीवाईक्यू भी है, सिस्टमेटिक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो भाषा कौशल परस्पर अंतः संबंधित होते हैं। अब बताओ यह बात सही कि गलत? तो ये बात बिल्कुल सही है। हमने आपको शुरू दिन ही बताया था, अभी तो बताया है चैप्टर शुरुआत करने से पहले कि एलएस आरडब्ल्यू चारों एक दूसरे से क्या होते हैं? कोरिलेटेड होते हैं, अंतः संबंधित होते हैं। ये बात हो गया एकदम सही। 2 नंबर कर रहा है भाषा कौशल परस्पर अंतः संबंधित नहीं होते हैं। ये बात हो गया एकदम गलत, क्या कि होते हैं भाई। 3 नंबर कहता है भाषा कौशल एक दूसरे पर प्रभाव नहीं डालते हैं। गलत, डालते हैं। अगर सुनना कमजोर होगा तो बोलना भी कमजोर होगा, बोलना कमजोर होगा तो पढ़ना भी कमजोर होगा, सुनना बोलना पढ़ना तीनों कमजोर होगा तो लिखना भी कमजोर होगा। अरे जब घर का नींव कमजोर हो जाएगा तो बिल्डिंग तो बना पाओगे नहीं ना। इसीलिए बड़े बुजुर्ग बहुत पहले कहकर एक कॉन्सेप्ट को हमको देकर चले गए हैं कि अच्छा श्रोता ही अच्छा वक्ता बन सकता है। मतलब पहले सुनना सीखो तब बोलना आएगा। इसका मतलब क्या है? अंतर संबंधी तो होते हैं। तो 3 नंबर काटो। 4 नंबर कहता है भाषा कौशल स्तरा अनुसार सीखे जाते हैं, मतलब लेवल के अनुसार, क्रम से। यही बात कह रहा है, ये स्तर के अनुसार कह दिया ना, मतलब वही बतबा है क्रम से सीखे जाते हैं। नहीं, ये बात तुमको रटवा है कि क्रम से नहीं, भाषा कौशल एक साथ सीखे जा सकते हैं। सो दैट्स व्हाई 4 भी काटो। ऑप्शन नंबर किसके साथ? 1 के साथ जाओ। बोलो क्लियर, समझ में आ रहा है बातें? चलो एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं जा सकता है। जो मैंने तुमको कॉन्सेप्ट दिया एकदम ठोक करके उससे सवाल आएगा, है ना। अब देखो उसके बाद में करा है, देखो एक क्वेश्चन हम आपको दे दिए हैं जो कि सीटेट पेपर 1 जुलाई 2013 में पूछा गया कि भाषा के बारे में कथन सत्य है, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। नहीं जान रहे, इतना सपना में आप बोल दीजिएगा कि हाँ भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है ना। अब उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भाषा कौशल के बारे में आप किस विचार से सहमत है? अच्छा पहले आप चारों कथन पढ़िए, उसके बाद बताइए कि लैंग्वेज स्किल के बारे में आप कौन से विचार से क्या है? सहमत है। यह एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। पूर्णतः सहमत है भाई, 100%। आदित्य सर अभी तो बताए क्या? 2 नंबर कहता है ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं, इसे हम सहमत नहीं है क्योंकि करते हैं। बोलो ना, लॉजिक है सबके पीछे, अनठेकानी भागता जैसे भेटी नहीं मारना है ना। तीसरा नंबर कहता है ये सभी एक साथ नहीं सीखे जा सकते हैं, बिल्कुल सीखे जा सकते। हमने कहा कि क्रम से नहीं लेकिन एक साथ सीखे जा सकते। और 4 नंबर कहता है एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं। गलत,
निश्चित क्रम में नहीं बल्कि एक साथ सीखे जा सकते हैं। देख रहे हो कितना लॉजिकल सवाल बना है। अगर ठीक से डेप्थ नॉलेज तुम्हारे पास नहीं हो, क्वेश्चन गलत होना तय है, एकदम फिक्स है। ऑप्शन नंबर किसके साथ? ए के साथ जाओ। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कौशल के शिक्षण हेतु सबसे उपयुक्त गतिविधि है? मतलब लैंग्वेज स्किल के लिए सबसे बेस्ट मेथड आपके लिए कौन सा हो सकता है? सवाल ये पूछा है। कविता का वाचन, मतलब कविता को पढ़ना। वाचन का मतलब क्या होता है? बोलकर पढ़ना। दूसरा कह रहा है कक्षा में नाटक करना, वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित करना, भाषण प्रतियोगिता का आयोजन करना। बताओ ऐसा कौन सा काम है जिसमें बच्चा को बोलने का, अपने विचार को व्यक्त करने का सबसे ज्यादा मौका मिलेगा, करके सीखने का सबसे ज्यादा मौका मिलेगा? भाई नाटक करना। यानी जब वो नाटक करेगा, जब वो एक्टिंग करेगा, तो बोलेगा भी और अपने पोस्चर को दिखाएगा भी, प्रेजेंट ऑफ माइंड भी काम करेगा। कुल मिलाकर के करके सीखना सबसे अच्छा सीखना होता है। उसी थ्योरी के तहत ऑप्शन नंबर हम लोग 2 के साथ में जा सकते हैं। बोलो क्लियर? तो इस क्या वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित करना। देखो हम कह रहे हैं इसमें चारों सही है, इसमें गलत कोई नहीं है। अरे भाई इन चारों के द्वारा बच्चों में भाषा कौशल का विकास हो सकता है। बट आपसे ये पूछा है कि सबसे उपयुक्त यानी सबसे बेस्ट बताइए कौन है। गलत तो कोई नहीं है, चारों के द्वारा बच्चों में भाषा कौशल का विकास हो सकता है, लेकिन सबसे बेस्ट दो इसलिए होगा क्योंकि इसमें बच्चा खुद से कर रहा है। और एक्टिंग के द्वारा अपने विचार को व्यक्त अगर कोई बच्चा कर रहा है तो स्वाभाविक सी बात है इसमें मेहनत ज्यादा है। जो ना में मेहनत ज्यादा है वो में ज्यादा सीखेगा। बोलिए ना, समझ में आ रहा ना? ऑप्शन नंबर किसके साथ? दो। मान लीजिए ये एक तरह का प्रैक्टिकल ना हो गया जी। नाटक करना यह का मतलब नाटक अभिनय भी करेगा और बोलेगा भी, अपने विचार को भी व्यक्त करेगा। तो इसका मतलब ये प्रैक्टिकली ना हो गया, तो ऑप्शन नंबर 2 के साथ मिलेगा। है तो चारों सही है ना। क्वेश्चन नंबर 6 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? एक को क्वेश्चन में डाउट हो रहा है क्या? नहीं होना चाहिए। अब देखिए भाषा के उत्पादक कौशल। बताओ तुमको हम नहीं पढ़ा है? अरे उत्पादन उत्पादक कौशल और ग्रहण कौशल के बारे में बताया कि ग्रहण पक्ष 2 गो और उत्पादक पक्ष कितना बताइएगा? 2 गो। तो बताइए इसमें उत्पादक कौशल कौन कौन है जिसके द्वारा अपने विचार को आप व्यक्त करते हैं? तो विचार को व्यक्त किसके द्वारा करते हैं? तो वाचन, बोलकर और लिखकर। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, है ना। सो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है ना। अब यहां पर देख लीजिए श्रवण उत्पादक कौशल नहीं है तो काट दो भाई, ये तो ग्रहण पक्ष है। यहाँ भी श्रवण दिया है, इसको भी ग्रहण पक्ष है ना। यहाँ पर पठन, तो पठन जो है हमारा कौन होता है? ग्रहण पक्ष होता है। इसीलिए तीनों ऑप्शन छट गया। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा आंसर। ठीक है जी, आगे बढ़े। बोलो भाई, क्लियर हो रहा है ना? अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। भाषा की विभिन्न कौशलों को डैश के रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है। बताओ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बहुत बेस्ट क्वेश्चन पूछा है। और ऐसा सवाल जब आता है तो अधिकांशतः बच्चे इसमें मात खा जाते हैं। भाषा के विभिन्न कौशल को डैश रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है। क्रमिक रूप में पढ़ाना है? ना ना ना, हम अभी बताएं कि भाषा कौशल क्रम से नहीं सीखा जाता, तो गलत है ना। करा भाषा कौशल को एकीकृत सिखा सकते, बिल्कुल इंटीग्रेटेड, एक साथ। एकीकृत का मतलब सबको जोड़कर एक साथ सिखा सकते हैं। सो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 2 तो एकदम सही लग रहा। भाषा विभिन्न कौशल को उच्च रूप से पढ़ाना नहीं, निम्न रूप से इधर दोनों धरती पर बोझे था। बाकी मामला किसमें फंस रहा था? 1 और 2 में। ऑप्शन नंबर किसके साथ? 2 के साथ में जाएंगे। सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब आइएगा क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन से भाषा कौशल अभिव्यक्ति से संबंधित है? बताओ भाई, अभिव्यक्ति पक्ष कौन कौन, मतलब विचार को किसके द्वारा व्यक्त कर सकते हैं? तो बोलकर और लिखकर, यही तो है आपका अभिव्यक्ति पक्ष। बाकी सुनना हो गया हमारा कौन सा? ग्रहण पक्ष। इधर सुनना हमारा ग्रहण पक्ष, इधर 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 पढ़ना हमारा ग्रहण पक्ष। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी। सी इज द राइट आंसर। बोलो क्लियर? चलो आगे बढ़े। अरे कोई दिक्कत तो नहीं है ना जी? जो पढ़ाए हैं उससे सवाल पूछा है ना, प्रमाण तुम्हारे सामने है। भाषा कौशल में जितना कॉन्सेप्ट तुमको बताएं सवाल वहीं से है, और आपके परीक्षा में भी यहीं से छपेगा, घबराने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही है? सभी भाषाई कौशल पाठ पुस्तक से ही विकसित होते हैं। क्या यह बात सही कि क्या यह बात गलत? अब इसमें थोड़ा सा नहीं लग रहा है कि हाँ थोड़ा अहंकार ज्यादा है? कह रहा है सभी भाषा कौशल पाठ पुस्तक से ही का मतलब होता है केवल। अपुनिच भगवान है, अपुनिच बॉडी वाला है, अपुनिच पैसा वाला है। तो इसका मतलब क्या है? घमंड है।
और पेडागोजी कभी घमंड का समर्थन नहीं करता। एक को काट दो भाई। कोई भी भाषाई कौशल अंतर संबंधित नहीं है। अरे भाई ये तो सपना में मलइका मार देगा, अंतर संबंधित होता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अच्छा 1 और 2 तो कट गया ना, अरे बोलो ना भाई, 1 और 2 कट गया ना, तो बचा कौन 3 और 4। देख लेते हैं 3 4 क्या कहता है। कहता है सभी भाषाई कौशल अंतर संबंधित है। हाँ बात तो सही है, अंतर संबंधित होते हैं। और 4 कहता है सभी भाषाई कौशल स्वयं ही विकसित होते हैं। ना बाबा ना, स्वयं कुछ विकसित नहीं होगा जब तक वो सीखेगा नहीं, तब तक उसके पास आएगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर 4 काटो। ऑप्शन नंबर किसके साथ, 3 के साथ में जाओ। बोलो क्लियर, बोलो ना भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है कि नहीं, थोड़ा बड़ा कर दी, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भाषा अधिगम के आधारभूत कौशल पर अधिकार प्राप्त करने के लिए बच्चों को वाक्यों के जिस तरह नमूने सिखाने चाहिए वो क्या कहलाते हैं। उद्दीपन कहलाते हैं या आत्मसातीकरण कहलाते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर 3 करता है संरचना कहलाते हैं, या समूह अधिगम। तो भाई ये तो हो गया ग्रुप लर्निंग। तो यहाँ पर ग्रुप लर्निंग के कहीं बात नहीं किया है। आत्मसातीकरण पियाजे का कॉन्सेप्ट है, तो ही दो तो सीधे काटिए दो। उद्दीपन हमारा स्टिमुलस का कॉन्सेप्ट हो गया, काटी दो। इसको स्ट्रक्चर कहेंगे, क्या संरचना कहेंगे, क्योंकि इसमें कह रहा है भाषा अधिगम में आधारभूत कौशल पर अधिकार प्राप्त करने के लिए बच्चों को वाक्यों को जिस तरह के नमूने सिखाए जाने चाहिए वो क्या कहलाता है, तो स्ट्रक्चर कहलाता है ना, संरचना। ऑप्शन नंबर किसके साथ, 3 के साथ में जाएंगे। बोलो क्लियर। अब तुम कहोगे सारी तीनों कैसे काटे, अरे मूर्खा, स्टिमुलस रिस्पांस की बात हम लोग स्किनर वगैरह में किया है, अधिगम में किया है। यहाँ पर आत्मसातीकरण पियाजे बात करते हैं। ग्रुप लर्निंग का बात कहीं क्वेश्चन में हमको दिखाई नहीं दे रहा, तो होगा कौन, तीनों ना होगा। अभी क्वेश्चन तुमको डायरेक्ट नहीं भी याद है तो छांटो, क्योंकि इतना पढ़ाया काहे है, छांटने का ढंग तुम में नहीं होगा तो फिर क्वेश्चन नहीं ना बनेगा हो आगे। अब आइएगा 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बाबू। 11 नंबर क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, सुनना कौशल के बारे में कौन सा कथन उचित है। ये क्वेश्चन जो है स्टार मार्क लगा दिया था बोर्ड ने भी, क्योंकि संशय वाला क्वेश्चन है। हालांकि हम देखते हैं क्या कहता है। सुनना कौशल के बारे में कौन सा कथन उचित है। चारों भाषाई कौशल में सुनना सबसे अधिक रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है। हाँ हो सकता है भाई, क्योंकि ये सबसे पहले आता है। पहले आता है LSRW। जब भाई मजबूत होगा तब नहीं, ये मजबूत होगा तब नहीं, तीनों मजबूत होगा तब ना चौथा। तो इसका मतलब ये बात तो सही है कि चारों भाषाई कौशल में सुनना सर्वाधिक रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है। हाँ ये बात सही है। और 2 नंबर कहता है सुनने में भाषा के नियमों को आत्मसात नहीं किया जा सकता है, ये गलत बात हो गया है ना। 3 नंबर कहता है भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था को समझने में सुनने का विशेष महत्व है। हाँ इहो बात सही है। और 4 कह रहा है कि सुनना अपने आप में एक पृथक कौशल है, अलग कौशल है। ना ना बाबू ये बात गलत है। अब बोर्ड ने इस पर सवाल उठा दिया। बोर्ड ने कहा कि भैया तुमने सुनना कौशल के बारे में 2 बात एकदम सही कह दिए हो, ऐसा दोनों बात सही कहा है कि हमको काटे ना कटाया जा रहा है, तब क्या करे भाई, है ना। तो इसमें से सबसे जो जबरदस्त वाला आंसर माना गया, वो माना गया कि सबसे अधिक रूप में महत्वपूर्ण होता है, कौन बताएगा, सुनना। तो हम लोग ए के साथ में जाएंगे। किसके साथ में जाएंगे, ए के साथ। हालांकि ए और सी दोनों सही है, बोर्ड ने स्टार लगाया इस पर, ठीक है ना। लेकिन हम लोग किसके साथ में जाएंगे, ए के साथ में, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। अरे भाई हम तो कह रहे हैं दोनों सही है, हम कहाँ कह रहे हैं गलत है। अब बोर्डे पर हार गया है तो हम किस खेत की मूली है, बताओ भाई। बोर्ड में बैठे लोग इस पर हार गए कि दोनों एक पर एक है, एगो 15.20 है, वो 20 है। बताओ किसको छांटोगे, है ना। एगो 18-20 रहता तब ना छांटते। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 12 नंबर, पठन कौशल में बारीकी से पढ़ना क्या है। बारीकी से पढ़ना का मतलब समझ कर पढ़ना, तो इसको क्या कहते हैं। भाषा के चारों कौशल के अध्ययन के लिए प्रयोग की जाने वाली युक्ति, किसी पाठ सामग्री का सारांश करना तथा उसके मुख्य विचार को प्राप्त करना, किसी पाठ सामग्री में विशिष्ट तथ्यों या सूचना को ढूंढने के लिए प्रयोग की गई पठन प्रविधि, या पाठ सामग्री के प्रत्येक अनुच्छेद के अंतिम वाक्य को पढ़ना। और कभी भी मेरे भाई अंतिम वाक्य पढ़ना आपका सारांश नहीं हो सकता है। तो हम तो सीधे 4 काट देंगे भाई। भाषा कौशल के भाषा के चारों कौशल के अध्ययन के लिए प्रयोग की जाने वाली युक्ति, किसी पाठ सामग्री के सारांश करना तथा उसके मुख्य विचार, किसी पाठ सामग्री में विशिष्ट तथ्यों या सूचना को ढूंढने के लिए प्रयोग की गई पठन प्रविधि। ये हो गया सही, क्योंकि अगर बारीकी से पढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ आपको स्पेशल मिलेगा।
और स्पेशलाइजेशन को ढूंढना ही आपका बारीकी से पढ़ने का सबसे अच्छा नमूना हो सकता है। ऑप्शन नंबर किसके साथ? 3 के साथ में जाओ। ठीक है जी, बोलो क्लियर, यस या नो, बोलो ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए 13 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा मौन पाठन, अरे याद है ना, मौन पाठन के बारे में हम लोगों ने चर्चा तो किया था कि मौन पाठन मतलब मन में पढ़ना। तो मौन पाठन के बारे में सही है। मौन पाठन में विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि अपने ओठों को हिलाए बिना चुपचाप पढ़े। बात सही कि गलत? हाँ सही बात है भाई। मौन पाठन का मतलब होता है कि भाई बिना होठ के हिलाए चप्पर चप्पर किए चुपचाप पढ़ लो, है ना। ऑप्शन नंबर 1 तो एकदम सही लग रहा है। 2 नंबर कहता है मौन पठन में विद्यार्थी पढ़ते समय होठ हिला सकते ना ना, तो फिर मौन पठन कहेगा। 3 नंबर कहता है मौन पठन में कक्षा में खुसफुसाहट होती है, जब कोई हिलावे नहीं करेगा होठ तो फिर खुसफुसाहट कहां से? 3 भी काटो। 4 कहता है मौन पाठन में अध्यापक भी मौन रहते, भाई गलत बात होगी, हम काहे मौन रहेंगे, है ना। ऑप्शन नंबर 4 काटो। ऑप्शन नंबर किसके साथ? ए के साथ में जाओ। ठीक है जी, क्लियर हुआ। चलो अब उसके बाद में अब एक क्वेश्चन हम आपको इंपॉर्टेंट दे दिया है कि बच्चे के स्कूल की भाषा एवं पड़ोस की भाषा में डैश होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समरूपता होना चाहिए, मतलब सेम सेम होना चाहिए, तब ना जल्दी सीखेगा। अरे घर में कहा जाए छे और स्कूल में मे आई कम इन सर, मे आई गो आउट सर, जल्दी सीखेगा? वो नहीं सीखेगा। दोनों जगह समरूपता रहेगा तभी ना सीखेगा। अरे भाई तुम अपने बच्चा को इंग्लिश सिखाना चाहते हो तो ठीक है, दोनों जगह इन्वायरमेंट इंग्लिश वाला ही होना चाहिए। और तुम अपने बच्चे को हिंदी सिखाते हो तो दोनों जगह इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए? हिंदी वाला ही होना चाहिए, तभी तो वो सीख पाएगा। तो समरूपता का मतलब समान, मतलब स्कूल का भाषा और घर का भाषा दोनों एक जैसा होना चाहिए, यही बात कर रहा है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ ले, इसे नहीं लिखे हैं फरवरी 2016 में। ठीक है ना। अब आइए, बिना पूछा लेखों को हम लिखवे नहीं करते, बता रहे तुमको। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन देख लो, कितना शानदार है, जबरदस्त है और लंबा चौड़ा है। अब इस तरह के क्वेश्चन में बच्चे क्या करते हैं, अधिकांशतः फंसने का चांस होता है, लेकिन तुमको बिल्कुल भी फंसने की जरूरत नहीं है। देखो कहता है सस्वर वाचन, क्या तुमको नहीं पढ़ा है सस्वर वाचन क्या होता है? पढ़ा है कि नहीं बताओ, पढ़ा है कि नहीं, यस या नो। सस्वर वाचन में हमने बताया कि सस्वर वाचन कहते किसे? सस्वर वाचन की कक्षा में सक्रिय श्रवण का प्रदर्शन करने के लिए कौन सी गतिविधि सबसे कम उपयुक्त है? अच्छा, मतलब निगेटिव चुने के बाद कमजोर चुनना है, कमजोर, यानी 3 गो होगा मजबूत और 1 गो होगा कमजोर। अब उसी कमजोर को हमको क्या करना है? छांटना है। करा विद्यार्थी कहानी पढ़ रही है, जब भी वह गलती करती है अध्यापिका उसे रोक देती है, सुधार करती है और दोहराने के लिए क्या कहती है? कहती है। तो एक बात बता देते हैं भाई कि सस्वर वाचन का मतलब क्या होता है, पहले ये समझो। सस्वर वाचन का मतलब होता है कि हमने पढ़ाया और हमने कहा कि भाई तुम लोग को समझ में आया, तो कोई बच्चा बोला कि यस सर, यस सर, यस सर, समझ में आया। तो तुम में से किसी के यहाँ पर लाया, अब बोला कि ठीक है, जो पढ़ा है उसको तुम पढ़ाओ, इसको बोलते हैं सस्वर वाचन। तो फिर में टोका टोकी केने से आएगा? समझ में आ रहा ना। अब ऑप्शन नंबर 1 में देख रहे हो, जहां गलती वहां टोए रुको भाई, जहां गलती वहां रुको रुको, जहां गलती वहां रुको। तो ये भाई गड़बड़ा रहा है, मतलब ये ठीक नहीं है ससुर वाचन के अनुसार। तो ये तो हमको लग रहा है कि भाई ये कमजोर है। बाकी 2 नंबर पढ़ लेते हैं। विद्यार्थी द्वारा कहानी पूरी पढ़ लेने के बाद अध्यापक उससे प्रश्न पूछती है, तुमने इस कहानी से क्या सीखा? हाँ ये शानदार बात है। सस्वर वाचन का मतलब ये हुआ कि हमने पढ़ा दिया, बच्चों ने सुना और लास्ट में उससे सवाल किए, तो ये सही है। अब 3 कह रहा है, जैसे कि विद्यार्थी कहानी पढ़ रही है, अध्यापक उससे फॉलो अप के लिए सवाल पूछती है, जैसे कि अमुक पर लेखक के विचारों के बारे में आप क्या सोचते हैं। पूरा कहानी पढ़ने के बाद में तब इस पर सोचें कि बताओ बच्चे, तुमने इस कहानी से क्या सीखा, तुमने इस लेखक के बारे में क्या सोचा। ठीक है ना, तो ये भी सही है। और 4 कहता है, जैसे जैसे विद्यार्थी कहानी के प्रत्येक खंड पढ़ती जाती है, अध्यापक पूरी कक्षा में कहानी के उस भाग का सारांश प्रस्तुत करती है, मतलब लास्ट में कंक्लूजन जो है देगी, और विद्यार्थी को आगे का भाग पढ़ना जारी रखने के लिए क्या कहती है? कहती है जैसे तुमने 4 लाइन पढ़ा, फिर उसका हमने सारांश बता दिया, फिर तुमने 10 लाइन पढ़ा, फिर समझा दिया, फिर 20 लाइन पढ़ा, फिर समझा दिया, यही तो है सस्वर। तो 2 3 4 तीनों बात सही है, लेकिन सबसे कमजोर हो जाएगा कौन? टोका टोकी, है ना, क्योंकि ऑप्शन नंबर में बच्चा हो जा रहा डिस्टर्ब। तो किसके साथ में जाएंगे? सबसे कमजोर वाला 1 के साथ में जाएंगे। बताओ कोई दिक्कत हुआ? कोई दिक्कत हुआ हो बताओ ना। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। 15 नंबर सवाल देख लेते हैं क्या कहता है। एक अध्यापक कक्षा 8 के विद्यार्थियों को 10 वाक्यों के एक अनुच्छेद पढ़कर सुनाती है। अच्छा,
और उन्हें ध्यान से सुनने के लिए कहती है। अच्छा, शिक्षार्थियों का कहा जाता है कि वह श्रवण के आधार पर, माने जौन तू सुन ले बारह, श्रवण के आधार पर इस अनुच्छेद को पुनः लिखे, मतलब जो तुम सुने हो उसको फिर से लिखो, और अनुच्छेद में आए शब्दों और वाक्यों को उसी तरह से लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब अपने भाषा में उसको लिख दो। उन्हें अनुच्छेद के अर्थ को ध्यान में रखना है, मतलब उसके मीनिंग को ध्यान में रखना है, लेकिन जैसे जैसे हम कहे हैं वैसे कोई जरूरी नहीं है लिखना। इस गतिविधि को आप क्या कहेंगे बताइए? कितना अच्छा सवाल पूछा है। मतलब पहले क्वेश्चन तुम समझे क्या कह रहा है, मतलब तुम मान के चलो कि हम मास्टर साहब है, ठीक है ये है, और और जैसे तुमको हमने एक कहानी सुनाया, कहानी सुनने के बाद में तुमने कहा, तुमको हमने कहा कि भाई कहानी सुन लिए, तो आप लोगों ने कहा कि यस सर, यस सर, यस सर। तो हमने कहा ठीक है, जो कहानी आप लोग को हम सुनाए हैं उस कहानी को अपने कॉपी पर अपने भाषा में लिखिए। कोई जरूरी नहीं है कि हम जैसे बोले वैसे ही लिखना है, लेकिन हाँ अर्थ उसका रहना चाहिए आपके लेखन में, मतलब जो हम कहना चाह रहे थे वो चीज उसमें दिखना चाहिए, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हम जैसे जैसे बोले हैं वैसे वैसे लिखना। तो इस तरह की गतिविधि को आप कौन से गतिविधि कहेंगे, सवाल ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 कहता है इसको अनुच्छेद श्रुत लेखन कहेंगे। मतलब अनुच्छेद श्रुत लेखन का मतलब ये है कि जो सुन ले बारा तो लिखा, उसी को बोलते हैं क्या अनुच्छेद। का मतलब वही हो गया कि जो कहानी या कविता को आपने प्रस्तुत किया है उसको अनुच्छेद कहेंगे। श्रुत लेख का मतलब जो सुन रहे हो उसको तुमको लिखना है। तो 1 नंबर तो एकदम सही है, ये विधि तो एकदम लग रहा है। पारंपरिक श्रुत लेखन, अब ट्रेडिशनल श्रुत लेखन का मतलब क्या हो गया कि जैसे जैसे कह रहे हैं केवल वैसे वैसे छापो, तो जैसे जैसे कह रहे हैं वैसे वैसे छापो। तो ये हो गया हमारा पारंपरिक। याद रखना, इसमें याद रखना है जैसे कहें वैसे छापो, यही है पारंपरिक। वैसे छापो एकदम देहाती में, ठेठ ठेठ देहाती में आओ। पारंपरिक श्रुत लेख का मतलब ये होता है ट्रेडिशनल, जैसे हम कह रहे हैं वैसे छापो। तो ये दूसरा है पारंपरिक। तो ऐसा तो नहीं हो रहा क्योंकि मास्टर साहब तो कह रहे हैं कि ना ना हम जैसे कर रहे हैं वैसे छापने की जरूरत नहीं है, अर्थ खाली रहना चाहिए। तीसरा कह रहा है वाक्यों द्वारा श्रुत लेख, मतलब एक वाक्य बोले फिर लिखो, एक वाक्य बोले नहीं, गलत बात हो गया। 3-4 कह रहा है व्याकरण अनुवाद, व्याकरण ग्रामर का यहाँ पर कोई बात नहीं हो रहा है, 4 काट दो। तो कौन बचा? एक। ऑप्शन नंबर किसके साथ? एक के साथ जाएंगे। बोलो क्लियर, समझ में आया हो? क्लियर हुआ? चलो, तो 15 का जो सही सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मेरे लाल। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। 16 कहां गया भाई, गायब हो गया क्या? नीचे है 16। लेखन कौशल में सबसे अधिक महत्वपूर्ण बिंदु, सर्वाधिक सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु, सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु अक्षरों के बन। अच्छा, बात किसका किया गया है? लेखन कौशल का। बात किसका किया गया है? लेखन कौशल का। अक्षरों की बनावट पर, कि मात्राओं के ज्ञान पर, कि सुंदर लेखन पर, कि विचार पर। अब इसमें ये क्वेश्चन इतना कंफ्यूजिंग है, तुम पक्का जो है सुंदर लेखन से लेखन सटा दिया होगा सब, है ना, कि उधर लेखन कौशल कर रहा है, इधर सुंदर लेखन पर जोर देना चाहिए लेखन कौशल में, लेकिन गलत। अरे भाई सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? विचार, है ना। लेखन कौशल में भी हम लोग प्राथमिकता किसको देंगे? विचार को। अरे कैसा विचार तुम प्रकट कर रहे हो इस पर आपका लेखन कौशल डिपेंड करता है। समझ में आ रहा ना? ऑप्शन नंबर किसके साथ? 3 के साथ। बहुत कंट्राडिक्शन वाला एक क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाना। तुमको लगेगा अक्षरों की बनावट, तुमको लगेगा सुंदर लेखन, लेकिन ना भुलाती है मगर जाने का नहीं। ऑप्शन नंबर 3 पे जाने का है ना। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ? 3। अब मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस सवाल का जवाब बहुत सारे बच्चों ने गलत मार दिया होगा। अक्षरों की बनावट पर भी बहुत लोगों ने टिक लगा दिया होगा, मुझे पता है, लेकिन मेरे लाल ये काम यहाँ कर दिया है, माफ है, लेकिन परीक्षा में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन पर आइए क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका विद्यार्थियों के लेखन कौशल का आकलन करने में सर्वश्रेष्ठ है? आकलन का मतलब हुआ असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब बाबू जांच करना। और जांच करना कितना प्रकार का? फॉर्मेटिव। और दूसरा कौन? समेटिव। जो बीच बीच में होगा उसको क्या कहेंगे? फॉर्मेटिव। और जो सबसे लास्ट में होगा कौन कहेंगे? समेटिव। एसबीए कौन है? एसबीए स्कूल बेस्ड असेसमेंट फॉर्मेटिव है, और बीबीए कौन है? बोर्ड बेस्ड असेसमेंट समेटिव। तब याद तो हो गया होगा, पूरा याद है ना। तो बस उसी से तो आपसे सवाल पूछा है कि आकलन करने में सर्वश्रेष्ठ है पाठ पुस्तक के पाठ पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देना, मतलब किताबों में जैसे लिखल है उसके आधार पर उत्तर देना। तो इतना शानदार नहीं लग रहा, उससे ज्यादा अच्छा आकलन होगा नहीं। सुरती लेख जैसे जैसे कह रहे हैं वैसे वैसे टिप, है ना, तो ये भी उतना शानदार नहीं हुआ, आकलन इससे हो पाएगा नहीं। 3 नंबर का था अपने अनुभव लिखना। देखो कितना बढ़िया बात कह दिया,
भाई खुद का एक्सपीरियंस लिखो ना। अब खुद का एक्सपीरियंस बच्चा जब मतलब हम ये बात कहते कहते तो मतलब बूढ़े हो गए हम कि आकलन में सबसे अच्छा आकलन तब होगा जब बच्चा अपने विचार को लिखेगा। याद है कि नहीं? अरे असेसमेंट टॉपिक पढ़ाने के क्रम में हमने बार बार इस बात को कहा है, जो ना बात को 10 बार रिपीट करते हैं मतलब समझ लेना कि दाल में काला है। यहां से सवाल आएगा। हमने बार बार कहा है कि देखो किसी बच्चा का आकलन करना हो, मूल्यांकन करना हो, आप सबसे शानदार तरीका है आकलन करने का जब वो अपने विचार को व्यक्त करता है। सीधे प्रश्न पूछ करके बच्चा उत्तर दे दिया, वो आकलन बेस्ट नहीं है। बेस्ट वह आकलन है जब आप अपने बच्चों को खुद से विचार व्यक्त करने का मौका देते हैं। ऑप्शन नंबर 3 तो एकदम शानदार बा। और 4 कह रहा है सुलेख प्रतियोगिता। सुलेख प्रतियोगिता का मतलब क्या होता है? जैसे हम यहाँ पर लिख दिए, एक तुम छाप लो, इसको बोलते हैं सुलेख प्रतियोगिता, है ना? तो इसलिए ऑप्शन नंबर कितना साथ जाएंगे? 3 के साथ में जाएंगे। सी इज द राइट आंसर। बोलो क्लियर। 18 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आ जाइए। लेखन कौशल में कौन सा पक्ष सबसे कम महत्वपूर्ण है? अच्छा, लेखन कौशल में मतलब बात किसका किया गया है मेरे लाल? राइटिंग असेसमेंट का बात किया गया है, ठीक है ना? सॉरी, स्किल का बात किया गया है, ठीक है ना? तो लेखन कौशल में कौन सा पक्ष सबसे कम महत्वपूर्ण है? प्रिंट समृद्ध वातावरण। अच्छा देखो, प्रिंट समृद्ध वातावरण का मतलब क्या होता है? प्रिंट समृद्ध वातावरण का मतलब ये हो गया कि जैसे आप प्राइमरी स्कूल में कभी गए हैं घूमने फिरने या फिर पढ़ने? पढ़ने तो गए होंगे, नहीं गए क्या? तो 1 से 5वीं क्लास वाला स्कूल में जब जाइएगा तो देखिएगा वहां का दीवार जो है वो पूरा पेंट हुआ रहता है। क से कलम, ख से खरगोश, ग से गमला। याद है? 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3 लिखा। टेबल, काउंटिंग, क ख ग घ, यर लव तक, क का की वगैरह वगैरह सब वहां पर जो है ना वो क्या रहता है बताइएगा? लिखा हुआ आपको मिलेगा, है ना? हाँ हाँ भैया। कहां थे भाई? लेखन कौशल में कौन सा पक्ष सबसे कम महत्वपूर्ण है? अच्छा, राइटिंग स्किल में सबसे कम इंपॉर्टेंट कौन है? प्रिंट सभी। अच्छा, ये बता रहे थे ना कि 5वीं क्लास तक के स्कूल में जब जाओगे तो पूरा दीवार पर पेंट पोचारा हुआ रहेगा। व्हाइट नीला ब्लू नहीं, क से कबूतर, ख से खरगोश वाला, 1 का 1, 2 का 2, काउंटिंग, टेबल सब लिखा हुआ रहता है। बस उहे लिखा लिखा को कहते हैं प्रिंट समृद्ध वातावरण। तो तू बताओ मूर्खा कि बताओ देवालवा पर जो छापल है वो से तोरा बताओ लेखन कौशल का क्या संबंध है भाई? राइटिंग स्किल का उससे कोई संबंध आ रहा है? बताइए, राइटिंग स्किल का उससे संबंध कोई आ रहा है? हाँ मनोज जी। ठीक है ना? अच्छा बताओ, प्रिंट समरी बात जैसे वो दीवार पर जो छपा हुआ चीज है उसे लेखन कौशल का कोई मतलब नहीं मेरे लाल। उससे बच्चा में समझदारी बढ़ सकता है, बोलने का कौशल बढ़ सकता है, लेकिन लेखन का उसका कोई संबंध नहीं है। उसमें लिख कहाँ रहा है वो, है ना? तो सबसे कम प्रभावी ये हो गया। और 2 नंबर का था अपने अनुभव को लिखित अभिव्यक्ति। अब जब बच्चा अपने विचार को खुद से लिख करके अभिव्यक्त कर रहा है तो उसमें तो बच्चा का लेखन कौशल सबसे महत्वपूर्ण हो ही जाएगा। हमसे पूछा सबसे कम महत्वपूर्ण, तो ये तो ज्यादा महत्वपूर्ण है भाई, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। लिखित कार्य पर शिक्षक के प्रतिक्रिया टिप्पणी, मतलब जब तुमने कुछ लिखा तुमने कहा वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत बढ़िया, है ना? तो ये भी लेखन कौशल के जरूरी है। और सुंदर लेखन की यांत्रिक अभ्यास, है ना? सुंदर लेखन के लिए हम लोग बार बार जब बच्चा को अभ्यास करा रहे हैं तो भी जरूरी है। मतलब ये तीनों प्रभावी है। सबसे कम प्रभावी कौन है? प्रिंट समृद्ध। काहे कि ई होता है किसके लिए पता है? ये होता है आप मान कर चलिए बोलने के कौशल के लिए, ये बोलने के लिए या समझने के लिए, समझने हेतु उपयोगी होता है प्रिंट समृद्ध, है ना? अब प्रिंट समृद्ध हम कहते कि सही बात तो आपको समझ में आ गया ना, प्रिंट समृद्ध, है ना? और ये प्रिंट समृद्ध वातावरण जो है ना 1 से 5 के बच्चों के लिए प्राथमिक कक्षा के लिए ज्यादा उपयोगी होता है। क्लियर? बोलो भाई। 19 नंबर सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? 19 नंबर, भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए डैश सबसे कम महत्वपूर्ण है। अरे बाबू मेरे, जब क्वेश्चन बनाना तो यो ध्यान रखना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कि सबसे महत्वपूर्ण, क्या कि हई शब्द बड़ा खतरनाक बा। सबसे कम की ज्यादा, है ना? अब कम का मतलब कमजोर और ज्यादा का मतलब क्या समझे? ज्यादा का मतलब मजबूत। तो दोनों पर ध्यान रखना है, सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो बच्चों की बात को धैर्य से क्या करना? सुनना, है ना? तो भाई ये तो ज्यादा महत्वपूर्ण है।
उसके बाद में कहता है प्रश्नों का उत्तर पूछना और अपनी बात कहने का पूरा मौका देना, ये भी महत्वपूर्ण ज्यादा हो जाए। किसी विषय पर चर्चा करना, अरे जौना में ज्यादा बच्चा बोलेगा ना ज्यादा से ज्यादा, इसका मतलब यह है कि वो महत्वपूर्ण ज्यादा है, और जौना में बोलने का ज्यादा उसको मौका नहीं मिलेगा ना, उसका मतलब वो कम महत्वपूर्ण है। तो देखो ना, प्रश्नों के उत्तर पूछना, जैसे हम पूछ दिए कि बउआ बताओ कि पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसके द्वारा करते हैं, बताओ टुनटुन कुमार खबर सर पतियों के द्वारा। बैठ जाओ, कहाँ आकलन हुआ इसमें, बताओ ना। ऑप्शन नंबर किसके साथ, 2 के साथ में सबसे कम महत्वपूर्ण ये है। बाकी अब ये महत्वपूर्ण कम क्यों हो गया, क्योंकि इसमें विचार को व्यक्त करने का ज्यादा मौका नहीं मिल रहा है। अब बाकी 3 में विचार को व्यक्त करने का मौका मिल रहा है। अरे जो ना में मिल रहा है वो फिर ज्यादा महत्वपूर्ण होगा ना, जो ना में कम मिलेगा वो कम महत्वपूर्ण होगा। बोलो ना क्लियर। ऑप्शन नंबर किसके साथ, 2 के साथ। कोई कंफ्यूजन है, नहीं, एकदम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है। 20 नंबर सवाल कहता है कि लेखन की प्रक्रिया उपागम में क्या क्रम सम्मिलित है, बताओ। क्रम का मतलब लिखने का जो तरीका होना चाहिए उसके लिए एक निश्चित क्रम क्या होना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले होना चाहिए मानस मंथन। अच्छा, मानस मंथन को बोलते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। क्या बोलते हैं मेरे लाल, ब्रेन स्टॉर्मिंग। हम तुमको समझाते हैं क्या होता है ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझ लो। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब लिखने से पहले, जैसे मान लो तुम लोग ग्रेजुएशन पास किए होगे, ठीक है ना, ग्रेजुएशन पास किए ना, नहीं किए हो तो मैट्रिक तो पास किए होंगे, इंटर, है ना। तो मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन जब पास किए होंगे तब पहले आपके सामने जब क्वेश्चन आता था, तब क्वेश्चन आने के बाद में पढ़ते थे ना कि हाँ न्यूटन के प्रथम नियम को उल्लेखित करते हुए परिभाषा सहित उत्तर प्रस्तुत करें, ऐसा क्वेश्चन आया। तो पहले तुम क्या करते थे, ब्रेन स्टॉर्मिंग करते थे कि अच्छा न्यूटन का प्रथम नियम, अच्छा ठीक है चलो। अब उसके बाद पेन निकालते थे और लिखना चालू। तो जो सोच रहे हैं ना लिखने से पहले, वही तो है आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग। तो पहले ही काम करेंगे, है ना, मानस मंथन। अच्छा, अब ओकरा बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में प्रारूपण, मतलब एक स्ट्रक्चर बनाएंगे कि हाँ इसकी पहले परिभाषा लिखेंगे, तब मनोवैज्ञानिकों के अनुसार परिभाषा, तब इसका उदाहरण, तब एग्जाम्पल, तब प्रैक्टिकल। तो उसका क्या बनाएंगे, प्रारूप। तो दूसरा स्टेप, पहला स्टेप हो जाएगा हमारा मानस मंथन, दूसरा ये कि उसका एक प्रारूप बनाना, स्ट्रक्चर बनाना, और तीसरा कौन हो जाएगा, फिर उसको क्या करना, दोहराना। पहले दोहराना होगा, जब लिख लिया हो तो एक बार देख लो भाई कि ठीक से लिखाया है कि नहीं, कौन चीज जहां हमको जो चीज लिखना चाहिए वो लिखाया है कि नहीं। और लास्ट में क्या करेंगे, संपादित करेंगे कि लीजिए सर, बोलो ना। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, BADC। कहाँ है, BADC। ऑप्शन नंबर किसके साथ, 2 के साथ। समझ में आया। तो पहले क्या करेंगे, ब्रेन स्टॉर्मिंग, लिखने से पहले सोचना ही ब्रेन स्टॉर्मिंग है। उसके बाद एक स्ट्रक्चर तैयार करना कि कैसे क्या लिखना है। उसके बाद जब कर लिए तो उसके बाद दोहराव कर देना, और लास्ट में क्या कर देना, संपादित कर देना। ऑप्शन नंबर किसके साथ, 2 के साथ। बी इज द राइट आंसर। बोलो क्लियर, समझ में आया हो। चलो, तो इसलिए अब टेस्ट 3 का सॉल्यूशन हो गया है ना। टेस्ट 3 था, मतलब चैप्टर 3 था। अब आते हैं हम लोग किसमें, चैप्टर 4 में। 2 चैप्टर का हम बोले थे ना। अब चैप्टर 4 का नाम होगा क्या, व्याकरण की भूमिका, है ना। अब तुमको हम बता रहे हैं, आपको बिल्कुल घबराने की जो चैप्टर 1 2 3 4 जहां तक हम आपको कर दे रहे हैं ना, सबका एक सीक्वेंस में आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, सीक्वेंस में। चैप्टर 1 का, 2 का, 3 का, 4 का विथ आंसर अपने पास रखना है, दूसरा के नहीं देना है। कह देगा दूसरा, समझ रहे ना। अब आइएगा व्याकरण की भूमिका, कभी कभी ऐसा होगा जरा देगा वो पास कर जाएगा, तू रह जाएगा, समझ में आ रहा है ना। अब देखिएगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, 1 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। देखिए, ऐसे हम मजाक किए, कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, तुमको मन होगा देने का तो दे सकते हो, ओकरा समझ ही नहीं आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 पर आइए। व्याकरण शिक्षण, व्याकरण शिक्षण के बारे में आते हैं, बात कर लेते हैं। व्याकरण शिक्षण की अपेक्षाकृत बेहतर विधि है। व्याकरण शिक्षण के लिए सबसे बेहतर विधि कौन सा है, बताओ। आगमन विधि की, निगमन विधि की, सूत्र विधि की, पुस्तक विधि। तो भाई साहब व्याकरण शिक्षण के लिए सबसे माने कोनो शिक्षण के लिए सबसे बेस्ट आगमन विधि है। सबसे बेस्ट कौन सा, आगमन विधि। आगमन विधि में पहले क्या करते हैं, उदाहरण, ओकरा बाद में क्या देते हैं, नियम। तो उदाहरण से नियम की ओर कौन विधि, आगमन विधि। दिस इज इंडक्टिव मेथड। क्या बोलते हैं, इंडक्टिव मेथड। अरे भाई आप लोगों को समझ में आ रहा है, बोलिए क्लियर है ना। और दूसरा हमारे सामने कौन है, निगमन विधि। याद रखना मेरे लाल, नियम से उदाहरण, ये सबसे बोरिंग विधि होता है, इसमें बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, ठीक है ना। तीसरा विधि है सूत्र विधि, एकरे फूफा के बेटा है सूत्र विधि। सूत्र विधि का मतलब है कि फॉर्मूला दे दिए और तुमको हम कहे कि बिना सोचे समझे रट्टा मारो। वही हमारा कौन विधि है बताइएगा,
तो वो हमारा है सूत्र विधि, ठीक है ना। अब उसके बाद में पुस्तक विधि, तो एक और मामा के बेटा है पुस्तक विधि। पुस्तक विधि क्या होता है, किसके लिए उपयोगी होता है, बड़े बच्चों के लिए, क्लास 9th के बाद में, है ना। उच्च माध्यमिक क्लास में उपयोगी होता है, जिसमें केवल किताब को दे दिया जाता है और कहा जाता है कि जो टॉपिक तुम्हारा कमजोर है उसको पढ़ करके और यहाँ से तुम ज्ञान अर्जित कर लो। तो आपका कौन सा है, पुस्तक विधि है, ठीक है ना। तो ये भी काटो, ये भी काटो, ये भी काटो। व्याकरण के लिए सबसे उपयुक्त कौन हो जाएगा, आगमन, ठीक है ना। तीनों के बारे में आप समझे कि नहीं समझे, पहले ही बताइए। तीनों के बारे में आप समझ गए, क्योंकि तीनों को समझना जरूरी था कि तीनों है क्या। हेलो मॉर्निंग बोलिए। 8 बजे से बैच है, आइए कल से कोचिंग आ सकते हैं, 2 बजे तक, 2 बजे तक रहते हैं यहाँ पर। मतलब सुबह 6 बजे से 2 बजे तक हमारा कोचिंग खुला रहता है, जब मन तब आ सकते हैं। देखिए बैच का टाइमिंग 8 बजे से सुबह 7 बजे से 10 बजे तक है, ठीक है। हाँ, उसके बाद में हमारे सेट प्रैक्टिस वाले जो सर हैं वो यहाँ पर बैठे रहते हैं 2 बजे तक, क्योंकि सेट प्रैक्टिस चलता है 2 बजे तक। तो ब्रांच हमारा खुला रहता है 2 बजे तक, ठीक है। और बैच चलता है सुबह 7 बजे से 10 बजे तक, ठीक। जी 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 जी। 65। नहीं डिस्काउंट इसमें नहीं होगा, वो डिस्काउंट डाल करके हम 6500 में ऑफलाइन क्लास ऑनलाइन। चलिए अभी अब वीडियो दिखाई दे रहा है आप लोग को, बताइएगा, कमेंट कीजिए जल्दी से, वीडियो दिखाई दे रहा है, यस या नो जल्दी बताइए। ओके चलो नेक्स्ट। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। बाकी सब विधि के बारे में समझ गए। निगमन विधि मतलब नियम से उदाहरण, सूत्र विधि का मतलब सीधे फॉर्मूला को रटना है बिना समझे, पुस्तक विधि का मतलब किताब देकर रट्टा मरवा देना है, ठीक है ना। तो ये सब रटने वाला, इहो रटने वाला, ये भी रटने वाला, ये भी रटने वाला, हाई है कौन, समझने वाला। तो समझने वाला सबसे बेस्ट। ऑप्शन नंबर क्या, 1। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए क्या कहता है। व्याकरण सीखने से आप क्या समझते हैं, सवाल ये बताइए।
व्याकरण सीखने से आप क्या समझते हैं, सवाल ये। ठीक है ना, तो व्याकरण का नियम सीखना या सर्वप्रथम नियम सीखना, बाद में उसका प्रयोग करना सीखना, अर्थ के संदर्भ में प्रयोग करना सीखना, और किसी भी भाषा के लिखित और बोले जाने वाली स्वरूप में गलतियां निकालना। नहीं, गलतियां निकालना व्याकरण का उद्देश्य नहीं हो सकता है। तो 4 तो ऐसे ही काट दो भाई मेरे, है ना। व्याकरण का नियम सीखना, क्या नियम सीखना ही व्याकरण सीखने का मेन उद्देश्य है? नहीं। सर्वप्रथम नियम सीखना, बाद में उसका प्रयोग करना सीखना, अर्थ के संदर्भ, देखो यहां पर कहा मीनिंगफुल, अर्थ के संदर्भ में। एक तो मीनिंग और संदर्भ का मतलब कॉन्टेक्स्ट, है ना। तो मीनिंग के कॉन्टेक्स्ट में उसको प्रयोग करना सीखना ही हमारा क्या है, व्याकरण का मेन उद्देश्य है। ग्रामर बच्चा को हम क्यों सिखाते हैं? क्योंकि कौन से अर्थ के साथ में कौन से भाषा का कहां प्रयोग हुआ, यही तो हमको ग्रामर देता है ना, कि कहां लिखना है, जाती हूं, जाता हूं, आता हूं, आती हूं, करता हूं, खाता हूं, खाती हूं। तो ये अर्थ के संदर्भ मतलब मीनिंग के सेंस में कॉन्टेक्स्ट को प्रोवाइड करता है। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? 3 के साथ जाएंगे, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 नंबर क्वेश्चन पाइए, व्याकरण शिक्षण के लिए अधिगम का कौन सा तरीका आदर्श होगा? मतलब ग्रामर टीचिंग के लिए, लर्निंग के लिए सबसे बेस्ट तरीका आदर्श कौन सा है? ठीक है ना, ऑप्शन आपसे ये पूछा रहा है, सहज भाव से चल रहे विमर्श में व्याकरणिक नियमों को प्रस्तुत करना और शिक्षार्थियों को उन्हें पहचानने का क्या करना, अवसर देना। बात यहां पर अवसर का कर दिया है, सहज भाव का कर दिया है ना, और शिक्षार्थी को पहचानने का भी अवसर दे रहा है। तो हमको तो लग रहा है मजबूत ये है, बाकी पढ़ेंगे। शिक्षार्थियों को पहले नियम बताना, पहले नियम बताएंगे माथा भारी हो जाएगा, काट दो भाई इसको। 3 नंबर का था वाक्यों में नियम संचालित कर जितना अधिक संभव हो सके अभ्यास करवाना। अब देखो यहाँ पर अभ्यास कराना तो ठीक है, लेकिन नियम संचालित कर मतलब उसी नियम को रटवाने की बात कर रहा है, ये भी गलत हो जाए, कमजोर पड़ गया। नियम बताना और शिक्षार्थियों को नियम याद करना, हाँ, ये तो और गलत हो गया। तो 4 काटो, कौन बचा? 1। क्योंकि बच्चा को सहज भाव का भी अवसर मिल रहा है, विचार विमर्श करने का भी मौका मिल रहा है, और पहचानने का पूरा अवसर भी मिल रहा है। तो जहां पर बच्चा को फ्रीडम मिलेगा, ज्ञान वहीं बढ़ेगा। पेडागोजी के अनुसार ऑप्शन नंबर 1 के साथ में जाओ। ठीक है जी, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए। 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए क्या कहता है। 4 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि व्याकरण सीखने में कार्य विधिक मतलब प्रक्रिया आधारित ज्ञान है, आकृति और वर्णन करने के बारे में ज्ञान तथा उसे सीमित अभ्यास में इस्तेमाल करना। यहाँ पे देखो एक शब्द लिख दिया है, सीमित का मतलब ये दायरा फिक्स कर रहा है कि हाँ ज्यादा उछलना नहीं है, जितना कह रहे उतना ही काम करो। तो अवसर खत्म हो जा रहा है, काट दो इसको, निगेटिव हो गया। और 2 नंबर का व्याकरणिक रूप किस प्रकार कार्य करते हैं। अच्छा, किस प्रकार कार्य करते हैं मतलब भावना किसका रहा है, खोज का, है ना, रिसर्च का। किस प्रकार कार्य करते हैं के प्रति समझ, देखो अंडरस्टैंडिंग बनाना, और वैसे ही क्या करना, लागू करना। ऑप्शन नंबर 2 एकदम शानदार है, जबरदस्त है, जिंदाबाद है। बाकी 3 नंबर पढ़ेंगे क्या कहता है। 3 नंबर पढ़ेंगे, देखो पेडागोजी तो यार शब्द से पकड़ में आ जाना चाहिए कि हाँ ये सही लग रहा है सर, ये सही लग रहा है। और 3 नंबर ऑप्शन क्या कर रहा है, व्याकरण के नियमों को बाद में इस्तेमाल करने के उद्देश्य से क्या करना, सिखाना, या व्याकरण की पुस्तक में दिए गए व्याकरणिक रूपों के प्रति समझ बनाना। पुस्तक वाला समझ जल्दी कारगर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 4 सब काट दो, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। 4 का सही उत्तर क्या, 2। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 5 का सवाल क्या कहता है, देखो कहता है प्रभावी रूप से व्याकरण पढ़ाने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। ध्यान रखना है, नहीं है कि है, इस पर भी ध्यान रखना है। जब भी पढ़ो तो वहां पर जैसे नहीं लिखा तो उसको अंडरलाइन कर दो, ताकि ध्यान रहे कि भाई निगेटिव चुनना है हमको। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1 वास्तविक संप्रेषण के रूप में प्रस्तुत करना। काहे बात कर रहे हैं, वास्तविक संप्रेषण के रूप में क्या करना, प्रस्तुत करना। वास्तविक संप्रेषण का मतलब क्या होता है, रियल कम्युनिकेशन। तो रियल कम्युनिकेशन से आप क्या समझते हैं भाई, रियल कम्युनिकेशन का मतलब ये होगा कि बच्चा अपने वास्तविक संदर्भ में अपने विचार को व्यक्त कर रहा है, तो सही है भाई, है ना। हमसे पूछ रहा कौन सही नहीं है, तो 1 नंबर तो सही है। 2 नंबर का संदर्भों के अनुसार, कॉन्टेक्स्ट याद है, संदर्भ का मतलब कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, बच्चा का जो क्षमता हो, जो योग्यता हो, जो रुचि हो, जो क्लास है, उसके अनुसार कंटेंट को प्रोवाइड करना ही क्या कहलाता है, कॉन्टेक्स्ट कहलाता है। तो संदर्भ के अनुसार व्याकरण के प्रासंगिक, अब देखो प्रासंगिक नियम बताना, कितना अच्छा बात कर दिया ना। यहाँ पर लिखते था अप्रासंगिक, काट देते, सीधे देखते, गैर प्रासंगिक लिखता काट देते,
इतना समझदारी तुम्हें होना चाहिए। प्रासंगिक का मतलब होता है कॉन्टेक्चुअल, जो बच्चा का क्षमता है, योग्यता है, जो उसका उम्र है, उसके अनुसार हम काम कर रहे हैं। तो भाई साहब 2 नंबर तो एकदम लग रहा है कि हाँ ये सही है। हमसे पूछा कौन सही नहीं है। 3 नंबर कह रहा है वास्तविक जीवन में संप्रेषण का समान अभ्यास करने का अवसर देना। बताओ, जहां पर रियल लाइफ का बात कर दिया हो, है ना, जहां पर अभ्यास का बात कर दिया हो, जहां पर अवसर देने का बात कर दिया, उसको हम कैसे भला काट सकते हैं? 3 भी सही। 4 नंबर कहता है नियमों को रट कर, कटा गया अभी, समझ रहे ना, रटकर तथा अभ्यास करके व्याकरण सिखाना। अब तुम कहोगे सर यहाँ पर अभ्यास भी तो दिया है। अरे मूर्खा, तुम जानते हो पहले से कि ये वो जो है ना, आलू अगर सड़ा तो पूरा को सड़ा देगा, समझ रहे, सड़ल का आलू है, रट कर याद करना है ना। तो सबसे कमजोर कौन है भाई? 4। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ में जाएंगे? 4 के साथ में, डी इज द राइट आंसर। देखो पेडागोजी को अगर पकड़ रहा है ना क्वेश्चन, तो वर्ड पर पकड़ बनाइए। कितना रटिएगा बताइए, था रटने से कुछ होने जाने को है? अरे भाई तुम्हारे सामने हम शब्द का इतना रिप्रेजेंटेशन किए कि तुमको तो अब लाइन पढ़ के पकड़ में जाना चाहिए कि ना ना इसमें बात लिखा हुआ ये सही नहीं हो सकता, इसमें बात लिखा हुआ है गलत नहीं हो सकता है। तो मेन थीम यही है। पेडागोजी का मतलब ही होता है, पेडागोजी का दुनिया में ना कोई किताब है ना कोई नोट्स है, इतना अपना हम बुद्धि दिमाग तरीका लगा करके 2-4 को पन्ना का नोट्स आपको लिए बना दिए, वरना है ही नहीं नोट्स। नोट्स पेडागोजी का होता ही नहीं है। पेडागोजी का मतलब होता है कि आपका दिमाग, अब बताइए नोट से ही सब चीज है क्या? नहीं, कुछ नहीं यार। हम तुमको जो पढ़ाए हैं, जो लेक्चर दिए हैं, जो व्याख्या दिए, उससे ही चीजें हैं। हम हमेशा बताते कि वो रट कर रहे काट देना, अवसर रहे जोड़ देना, ये सब बात हम कहते हैं ना, बस वही चीज तो है। अब जो बात 2-4-10 को हमारा दिमाग में चलता है, वही बात लिख करके हम आपको नोट्स में दे दिए हैं। पर आप लोग नोट्स नोट्स जो रटते हैं, नोट्स कुछ नहीं है, 0 बटा सन्नाटा। नोट्स का मेन आदमी है ने खड़ा है, जो रोज बोलता है यही नोट्स है, समझ है ना। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ में जाएंगे बताइएगा? 4 के साथ में, ठीक है ना। वरना हम तुमको दावे के साथ कह सकते हैं हम अपना नोट्स दे देंगे, और तुम जाकर के परीक्षा में अगर तुमको हम कह भी थे कि नोट्स लेकर जाओ और परीक्षा में इसे छाप कर लिख दो, एक क्वेश्चन नहीं बनेगा, एक क्वेश्चन नहीं बनेगा। हम दावा कर सकते हैं इस बात का। क्यों? क्या बना ले गया? नहीं बनेगा, हमको नहीं लगता भाई। उसमें थ्योरी ना दिया हुआ है, उसमें कॉन्सेप्ट तो हम आपको समझाते हैं, थ्योरी उसमें दिया तो कहां तक आप कहने कहने से थ्योरी टिपिएगा बताइए। इसी बात पर आप लोगों को हम एक दिन जो है ना चैलेंज देते हैं आप लोगों को, ठीक है। एक दिन हिंदी शिक्षण का हम आपको टेस्ट लेते हैं, प्रिंट करा करके देंगे, ठीक है। उस दिन और नोट्स कहेंगे सबको लेकर आना, ठीक है ना। आप सभी के पास में नोट्स रहेगा और उसके बाद में हम आपको क्वेश्चन देंगे, ठीक है। और 50 क्वेश्चन रहेगा। चैलेंज हमारा ये रहेगा कि 45 नंबर कौन लाता है। नोट्स रहेगा तो भाई 45 आना चाहिए ना। 45 नंबर कौन ला सकता है ये देख करके अब देखना चाहते हैं कि क्या चैलेंज को एक्सेप्ट। बोलिए भाई, जो कह रहे थे नोट्स से छाप लेंगे, तो नोट्स आपके साथ में तब तो पूरा छापिएगा ना। तो चलिए हम 5 गोहू में काट देते हैं, 45 को लाकर दिखा दीजिए। क्या टाइमिंग मतलब? जितना क्वेश्चन उतना मिनट। अब देखो, तब परीक्षा में टाइमिंग तुम्हारे लिए बढ़ जाएगा। अरे भाई परीक्षा में भी अब हम नोट्स लेने जाने की बात करें तो उसमें टाइमिंग थोड़े बढ़ेगा। अब इसका मतलब 30 क्वेश्चन के तुमको 6 घंटा दे दे पलटने के लिए खाली। भाई एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट समय दिया जाता है ना परीक्षा में, हम भी आपको 1 मिनट देंगे। उसमें शर्त ये रहेगा कि नोट्स आपको लेकर के बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जहां से छापना है छापिए, हमारा क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। अब 50 में 45 नंबर जो बच्चा लाकर दिखा दिया, आज हम ऐलान कर रहे हैं 50 में 45 नंबर जो बच्चा लाकर दिखा दिया, अगर वो एडमिशन लिया होगा पूरा फी उसका रिफंड हो जाएगा, पूरा पैसा वापस। अगर जो नया बच्चा होगा वो 45 ला दिया तो उसे 1 रुपया हम फी नहीं लेंगे, फ्री में पढ़ा देंगे। बोलो चैलेंज एक्सेप्ट है? बताओ भाई। 45। हाँ तो चलिए 50 क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए तब, बहुत जल्द बहुत जल्द। मोबाइल अलाउ नहीं है, हम पहले बता दिए हैं। मोबाइल अलाउ नहीं रहेगा, नोट्स अलाउ रहेगा। मोबाइल का चर्चा कहां से आ गया भाई? सबका मोबाइल जमा रहेगा मेरे पास, नोट्स केवल आपके हाथ में रहेगा। चैलेंज ये है 45 बस, ठीक है ना। अरे भाई मोबाइल रहेगा तो तुम पूरा काम ही खराब कर देगा। आजकल जेमिनी गूगल तो हर एक समस्या का समाधान कर दे रहा है। हेलो जेमिनी, व्याकरण की मुख्य भूमिका क्या है, यही कर दोगे तुम, तब तो जेमिनी अपना व्याकरण की भूमिका दिखाने लगेगा भाई, उसके पास तो मेमोरी का भंडार है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 3 हो गया था क्या? हाँ नहीं। व्याकरण के शिक्षण अधिगम के लिए कौन सा कितना नंबर?
अच्छा 6 नंबर, ओह सॉरी। संदर्भ में व्याकरण पर जोर है, व्याकरण पर, कॉन्टेक्स्ट में। संदर्भ का मतलब क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट में। कॉन्टेक्स्ट में व्याकरण पर जोर क्या है बताइएगा? तो ऑप्शन नंबर 1 कहता है भाषा के नियमों के प्रति समझ बनाना। हाँ, यही व्याकरण तो मेन यही है कि नियम के प्रति ही अंडरस्टैंडिंग को करना ही क्या कहलाता है? तो ग्रामर कहलाता है। ग्रामर क्या? नियमों का संग्रह है। अरे ग्रामर क्या है भाई? नियमों का संग्रह है, और उसी पर समझ बनाने का काम किसका है? ग्रामर का है। भाषा के नियमों को कंठस्थ करना, बताओ कौन मूर्ख मारा है? कंठस्थ करना, 2 काटो। 3 करा विषय वस्तु का अनुवाद करना, नहीं, अनुवाद करना व्याकरण का उद्देश्य नहीं है, नियमों का संग्रह है व्याकरण। और 4 नंबर कहता है नियमों का आत्म समानीकरण करना, जनरलाइज करना या उसको इंप्लीमेंटेशन करना, नहीं, इसका उद्देश्य नहीं। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? 1 के साथ जाएंगे। व्याकरण का मेन काम क्या था? भाषा के नियमों के प्रति समझ बनाना, क्योंकि नियमों का संग्रह कौन है? व्याकरण है। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर किसके साथ? 1 के साथ में जाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर, व्याकरणिक रूप के प्रति समझ बनाना, उन्हें वैसे ही प्रयोग में लागू करना है, क्या कहलाता है? व्याकरण की कार्यविधि ज्ञान, व्याकरण का घोषणात्मक ज्ञान, भाषा के विषय में ज्ञान, या व्याकरण के नियमों को सीखना और बाद में उसका क्या करना बताएगा? प्रयोग करना। बताइए सवाल का सही जवाब क्या होना चाहिए? तो कह रहा है व्याकरणिक रूप के प्रति समझ बनाना और उन्हें वैसे ही प्रयोग में लागू करना क्या कहलाता है? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? व्याकरण का कार्य विधिक ज्ञान कहते हैं। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? 1 के साथ में जाएंगे। ठीक है ना? कार्य विधिक ज्ञान का मतलब उसका एक स्ट्रक्चर होता है व्याकरण का, कि जो चीजें हम समझ के प्रति सीखा है उसको तुम इंप्लीमेंट कर रहे हो कि नहीं अपने रियल लाइफ में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कार्य विधिक ज्ञान कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है ना? देखो अब 3 में भाषा विषय के ज्ञान है, व्याकरण का कोई संबंध नहीं है। व्याकरण का घोषणात्मक ज्ञान का मतलब समझते हैं? घोषणात्मक ज्ञान, घोषणात्मक ज्ञान का मतलब जैसे जैसे कह रहे हैं वैसे वैसे घोषो रटो, उसको बोलते हैं घोषणात्मक, है ना? और 4 कहता है व्याकरण के नियमों को सीखना और बाद में उसका क्या करना? प्रयोग करना। अब देखो ये दोनों इंपॉर्टेंट था, है ना? लेकिन यहाँ पर किसकी बात की गई है? तो यहाँ पर बात किया गया किसका? प्रति समझ की बात किया गया, अंडरस्टैंडिंग की बात किया गया। तो अंडरस्टैंडिंग कराना ही इसका क्या है? स्ट्रक्चर है, कार्यविधिक ज्ञान। ऑप्शन नंबर किसके साथ? 1 के साथ में जाएंगे। बोलो क्लियर? बोलो भाई, समझ में आ रहा है? चलो क्वेश्चन नंबर 8, प्रभावी रूप से व्याकरण पढ़ाने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? अब इस बात का ध्यान रखना है कि कौन सा सही नहीं है, मतलब निगेटिव तुमको चुनना है। एक कह रहा है वास्तविक संप्रेषण के रूप में प्रस्तुत करना, अगर रियल कम्युनिकेशन के रूप में हम प्रस्तुत कर रहे हैं तो ये तो भाई सही है। ये क्या है बताइएगा? सही है। और 2 कह रहा है संदर्भों के अनुसार, कॉन्टेक्स्ट के अनुसार व्याकरण के प्रासंगिक नियम, कॉन्टेक्चुअल लॉ को बताना, ये भी सही है, एकदम सही बात कर दिया। अच्छा देखो अब 3 क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर 3 भाई 2 तो हमको सही लगा। 3 कह रहा है वास्तविक जीवन में संप्रेषण के समान अभ्यास करने का अवसर देना, इहो सही बात, रियल लाइफ की बात, अवसर की बात। और 4 कह रहा है नियमों को रट कर तथा अभ्यास करके व्याकरण सिखाना, क्या हो गया? गलत हो गया। ऑप्शन नंबर किसके साथ? 4 के साथ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है? काव्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? काव्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सवाल आपसे ये पूछा है। काव्य आनंद तथा विचारों के लिए है, मतलब काव्य को हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि उसमें आनंद आता है और उसमें विचार आता है ना? तो ये बात तो एकदम सही है, आनंद एवं विचार के लिए काव्य को पढ़ा जाता है। काव्य व्याकरण सीखने के लिए नहीं, काव्य से कोई व्याकरण सीखना नहीं होता है। काव्य कवि के बारे में जानने के लिए नहीं, काव्य कवि के बारे में जानने नहीं बल्कि किसी अमुक प्राणी के बारे में उसका संदर्भ लिखा रहता है ना? 3 घटाओ। काव्य शब्द संपदा सीखने के लिए नहीं, इससे शब्द भंडार का विकास नहीं होता। ऑप्शन नंबर किसके साथ में जाएंगे? ए के साथ में जाएंगे। ए इज द राइट आंसर, है ना? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पर आइए। करा गद्य शिक्षण में अपेक्षित नहीं है, मतलब किससे आप एक्सपेक्टेशन नहीं करते हैं, मतलब गद्य शिक्षण के द्वारा निम्नलिखित में से किसका विकास नहीं हो सकता है? सवाल आपसे ये पूछा है। तार्किक शक्ति के विकास, गद्य शिक्षण के द्वारा बच्चे में लॉजिकल पावर डेवलप होगा, लॉजिकल एजुकेशन डेवलप होगा? हाँ होगा। 2 कह रहा है कि अनुकरण क्षमता का विकास, अनुकरण क्षमता का मतलब क्या समझे? अनुकरण का क्षमता का मतलब इमिटेशन, है ना? तो गद्य शिक्षण पढ़ करके बच्चा इमिटेट कर सकता है। 3 नंबर कहता है कि भाषा की बारीकियां समझना, हाँ गद्य शिक्षण द्वारा बच्चे भाषा की बारीकी को भी समझें। कल्पनाशीलता का विकास, कल्पनाशीलता का विकास का मतलब देखो, कल्पनाशीलता का विकास पता है कहाँ होता है? अरे भैया पद में होता है मेरे लाल, याद है? पद में। कल्पनाशीलता का विकास कहाँ होगा बच्चा का? पद में, पद शिक्षण में, गद्य में नहीं है। ये जो कहानी कह दिया ना, ये पद शिक्षण का कह दिया, गद्य पद दोनों पढ़ाए थे, याद है तुमको?
गद के बारे में, पद के बारे में दोनों पढ़ाए थे, तो याद है हमने बताया था कि मेरे भाई गद शिक्षण में बच्चा का तार्किक विकास हो सकता है, अनुकरण करने की क्षमता उसमें आ सकती है, भाषा की बारीकी को समझेगा, लेकिन कल्पनाशीलता का उसमें विकास नहीं। कल्पनाशीलता का विकास किसमें होगा? पद में, क्योंकि पद में कैसा शब्द रहता है? व्याकरणिक वर्ड, समान वर्ड उसमें नहीं रहता है ना। और उस पर बच्चा क्या करता है कि इस शब्द का अर्थ क्या हुआ। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग वा पाए बौराए, है ना। अब इस ये जो है, आप ये पद्यांश काय करके लाइन लिख दिया जाए, जिसमें बच्चा क्या करे? कल्पना करे कि कनक कनक ते सौगुनी, इसका मतलब क्या हुआ? ये कल्पना है ना। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 4। तो कौन सा करा? अपेक्षित नहीं है, तो ये अपेक्षित नहीं, क्या कि ई भाग है के कर पद के, बाकी तीनों भाग है गद के। अच्छा याद रखना, गद में कौन कौन चीज का विकास हो सकता है? तार्किक शक्ति का विकास, अनुकरण क्षमता का विकास, भाषा की बारीकियों को समझना, ये तीनों काम। कल्पनाशीलता का विकास कौन में होगा? पद में। याद रहेगा ना। अरे पूछेगा एक नंबर का, एक नंबर के यहां से पूछेगा गद पद वाला में से, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11, 11 नंबर क्वेश्चन देख लो क्या कहता है। 11 देखो, कहता है कि गद पाठों के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। अब देखो तुमसे क्या पूछा है? गद शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है? देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर कितना है? 11 है ना। ऑप्शन नंबर 1 कहता है भाषा संरचना की समझ बढ़ना। हाँ भाई ये तो है, गद के द्वारा बच्चा में लैंग्वेज का स्ट्रक्चर क्या है उसका अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा। सही बात है, सही बात है, गलत? सही बात है। अभी ना बताया हो कि भाषा का समझ बच्चा गद शिक्षण के द्वारा पूरा करता है। विभिन्न प्रकार को भाषिक प्रयुक्तियों का परिचय देना, मतलब अलग अलग भाषाओं से बच्चा का क्या होगा? परिचय भी होगा। ये भी बात सही है। समृद्ध भाषा प्रयोग के उदाहरण प्रस्तुत करना, अलग अलग भाषाओं का एग्जाम्पल भी उसमें प्रस्तुत कर सकता है। समस्त गद विधाओं का पूर्ण ज्ञान देना। भाई गद पाठों के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, कोई भी बच्चा समस्त गद विधा का पूर्ण ज्ञान नहीं दे सकता है। और एक इसका मतलब देखो, पूर्ण जहां पर ये बात कर रहे हैं पूर्ण ज्ञान, भाई कोई भी शिक्षण का पूर्ण ज्ञान किसी को नहीं हो सकता। कोई भी शिक्षण का पूर्ण ज्ञान किसी को नहीं हो सकता, ये निगेटिव फैक्ट्स है। अब जानते हो ये ऑप्शन कैसे छटा है? यहाँ पर शब्द लिख करके छाट दिया, पूर्ण ज्ञान। आपको अपने बारे में पूर्ण ज्ञान है? आप कौन है? आप कौन है अभी तक आप नहीं जानते होंगे। 30 साल उम्र हो गया होगा, समझ में आ रहा है ना। अच्छा मान लो 20 साल हो गया है, चलो 15 साल मानो, चलो सभी बच्चे हैं, ठीक है। तो 15 साल का उम्र हो गया, 20 साल का उम्र हो गया, तुम अपने आप को भी अभी नहीं जान पाए कि हम कौन है ना। अब तुम कह रहे हो कि सर हम जानते हैं अपने आप को कौन है, तो फिर जब तुम जानते हो तो तुम्हारा मन विचलित क्यों हो जाता है? या एक बार तुम ये सोचते हो कि हमारे पास तो पैसा नहीं है, मॉल में काहे जाए। फिर मॉल में जाते हैं तो फिर कपड़ा खरीदने का मन काहे कर देता है? सवाल ये है। जब तुमने ये सोच रखा है कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास आर्थिक तंगी है, तो फिर मॉल में जाने के बाद आपकी इच्छा होनी नहीं चाहिए कपड़ा खरीदने की, लेकिन फिर इच्छा काहे हो जा रही है? तो अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं आप, इसका मतलब ये हुआ। तो जब आप अपने आप को नहीं समझ पा रहे हैं, आपको अपने बारे में पूर्ण ज्ञान नहीं है, तो गलत शिक्षण का ज्ञान आप पूर्ण बच्चा को दे सकते हैं? नहीं, किसी भी चीज का पूर्ण ज्ञान किसी के पास नहीं हो सकता। अब हम आपको सीटेट पढ़ा रहे हैं, आपको शिक्षण करा रहे हैं, पेडागोजी पढ़ा रहे हैं, मनोविज्ञान पढ़ा रहे हैं, क्या इस चीज का हमें पूर्ण ज्ञान है? बिल्कुल नहीं। थोड़ा बहुत जानते हैं, 2-4 गो शब्द बस हो गया, है ना। हो सकता है इस दुनिया में हमसे महात्मा धर्मात्मा लोग होंगे जो इसके बारे में बहुत अच्छा से चीजों को जानते हो, बस हम सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं और आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम जानते कुछ नहीं है। जो थोड़ा बहुत जानते हैं उसे काम चल जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ? 4 के साथ, ठीक है ना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, 12 के बाद में आई क्या क्वेश्चन कहता है? व्याकरण सीखने में घोषणात्मक ज्ञान। देखो आ गया ना, घोषणात्मक ज्ञान क्या है? तो घोषणात्मक ज्ञान से अब यहाँ इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट जो है इंपॉर्टेंट है। घोषणात्मक ज्ञान का मतलब क्या होता है? प्रकारों के बारे में ज्ञान, वर्णन करना, बाद में उसे औपचारिक परिस्थितियों में क्या करना? प्रयोग करना। मतलब जैसे जैसे हम कह रहे हैं वैसे वैसे तुमको करना है फॉर्मली। औपचारिक का मतलब क्या होता है? फॉर्मल, है ना, फॉर्मल रूप में उसको प्रकट करना, इसी को तो बोलते हैं घोषणात्मक, है ना। और उसके बाद में कह रहा कि व्याकरणिक प्रयोग में किस प्रकार कार्य करते हैं कि समझ बनाना। नहीं नहीं, ये घोषणात्मक ज्ञान का उद्देश्य नहीं है। रचनात्मक खेल के दिन प्रतिदिन उद्देश्यों के लिए संप्रेषण नियमों का प्रयोग करना, ये भी इसका उद्देश्य नहीं है। व्याकरण के नियमों की निपुणता प्राप्त करना और वास्तविक संप्रेषण में बातचीत का प्रयोग करना नहीं। घोषणात्मक का मतलब ये होता है कि प्रकारों के बारे में ज्ञान, वर्णन करना और बाद में उसे औपचारिक परिस्थिति मतलब फॉर्मली उसको क्या करना? प्रस्तुत करना, प्रयोग में लाना, ठीक है ना, उसको कहेंगे घोषणात्मक। ऑप्शन नंबर 1। एक सिंपल सा कहानी बता दे। घोषणात्मक का मतलब एकदम सिंपल लॉजिक, है ना। देखो घोषणात्मक का मतलब ये हो गया, मान लो कि हम तुमको जो है ना जैसे मान लीजिए वचन पढ़ा दिए व्याकरण में, है ना, कि हाँ वचन इसे कहते हैं, वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन, फलना वचन, चिलना वचन, द्वि वचन, ठीक है ना। हमने आपको पढ़ा दिया, फिर आपको पढ़ा दिया कि हाँ लिंग,
लिंग इसे कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग जिसे स्त्री जाति का बोधो स्त्रीलिंग है, जिसे पुरुष जाति का बोधो पुल्लिंग। अब ये बात हम उनको पढ़ा दिया, ठीक है ना। अब पढ़ा दिया कि भाई लिंग के कितने प्रकार है, वचन के कितने प्रकार है, वचन की क्या परिभाषा, लिंग की क्या परिभाषा, ये बात हम आपको समझा दी। अब आपके जीवन में कभी भी, है ना, वचन या लिंग से संबंधित कोई बात आपके सामने आता है, तो जो बतवा हमने घोषणा तुम्हारे सामने किया था, अब वही बतवा को ज्ञान पकड़ के और उसको तुम अपने जीवन में क्या करोगे, इंप्लीमेंट करोगे। यही तो है घोषणात्मक। बोलो समझ में आया? इसी को हम लोग क्या कहेंगे, घोषणात्मक। अब समझ में आया? तो इसीलिए ऑप्शन नंबर किसके साथ जो होगा बताएगा। अब देखो ना, करा कि प्रकारों के बारे में ज्ञान अब वर्णन करना और बाद में उसे औपचारिक परिस्थिति मतलब फॉर्मली उसको औपचारिक परिस्थिति में क्या करना, प्रयोग करना। यही तो है घोषणात्मक। याद रखना घोषणात्मक क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर किसके साथ, एक के साथ में। क्लियर है भाई? बोलो। चलिए सर जी थोड़ा धीरे धीरे, अच्छा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पाइए। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सबसे अधिक उचित विधि कौन सी है? भाई ग्रामर टीचिंग का सबसे बेस्ट विधि, सबसे उचित विधि कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1 देख लो पहले, कहां गया? ऑप्शन नंबर 1 ऊपर है। हाँ, ग्रामर टीचिंग के लिए निगमन विधि सबसे उपयुक्त है कि आगमन की, भाषा संसर्ग की, सूत्र विधि? बताओ क्या होगा सही उत्तर है? तो भाई हम तो हमेशा बताएं हर एक परिस्थिति में आगमन इज बेस्ट, इंडक्टिव मेथड इज बेस्ट मेथड, क्योंकि बच्चा को उदाहरण देते हैं पहले तब नियम सिखाते हैं। अभी बताया ना हो, ए बाबू ध्यान दो, निगमन विधि में नियम से उदाहरण। भाषा संसर्ग क्या होता है बताओ? भाषा संसर्ग विधि क्या होता है? भाषा संसर्ग विधि का मतलब क्या होता है बताइए? देखिए हम आपको बता रहे हैं भाषा संसर्ग का मतलब क्या होता है। भाषा संसर्ग विधि उस विधि को कहते हैं जिसमें टीचर जो है मुजवानी व्याख्या देता है, और मुजवानी व्याख्या देने के बाद में नियमों का संग्रह वो कराता है मुजवानी, और उसके बाद में बच्चा अपने दिमाग से उसको कॉपी में फॉर्मली रूप से क्या करते हैं, उसको इंप्लीमेंट करते हैं या लिखते हैं, वो भाषा संसर्ग। लेकिन यह छोटे बच्चों के लिए ज्यादा उपयोगी नहीं है। और 4 नंबर कौन है, सूत्र विधि। तो ये तो वही बताएं, सूत्र विधि मतलब बिना समझे सूत्र को रट्टा मार लेना। कौन विधि है, सूत्र विधि। ऑप्शन नंबर किसके साथ, 2 के साथ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आगमन विधि ऑलवेज राइट, हमेशा सही होता है, ठीक है ना। पाठ्यपुस्तक में ही व्याकरण की समझ उत्पन्न करने का प्रयास कराना चाहिए यह कथन। अच्छा बताओ, पाठ्य पुस्तक में करा किताबे में व्याकरण का समझ मतलब ग्रामर का जो अंडरस्टैंडिंग है वो किताब में ही कराना चाहिए, यह बात पूर्णतः सही है मतलब पूर्णतः गलत है? पूर्णतः गलत है क्या ना, अरे सही तो है। अगर बच्चा को पाठ पढ़ा रहे हैं बीच बीच में उसको ग्रामर का नॉलेज दे रहे हैं तो एकदम शानदार काम कर रहे हैं हम। क्या 2 कह रहा है कि पूर्णतः सत्य है? हाँ ये सत्य है, आंशिक रूप से सत्य है। कह रहा थोड़ा बहुत सत्य है, नहीं थोड़ा का है, पूरा सत्य है भाई। और करा एकदम निरर्थक के बात कर दिया, कोई अर्थ ही नहीं। अरे भाई अर्थ है इसका। ऑप्शन नंबर किसके साथ, 2 के साथ में जाओ। चलो क्वेश्चन नंबर 15, डिस्कशन कराने से फायदा हो रहा है ना। हाँ क्वेश्चन नंबर 15, अगर नहीं फायदा हो तो बोल देना, हाँ नहीं कराएंगे हम, ठीक है ना। 15 नंबर क्वेश्चन पर आइए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में आपका किस बिंदु पर होगा, क्या बोला, हाँ आपका बल, अच्छा आपका बल किस बिंदु पर होगा, ठीक है ना। आपका बल किस बिंदु पर होगा, किसके संदर्भ में, व्याकरण शिक्षण के कॉन्टेक्स्ट में आपसे बात कर रहा है। किसके संदर्भ में, व्याकरण शिक्षण के कॉन्टेक्स्ट में। व्याकरण के नियमों की सैद्धांतिक विवेचना पर, या फिर व्याकरणिक कोटियों की पहचान पर, या व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ कराने पर, या फिर व्याकरण को व्यवहारिक पक्ष पर। हाँ बताओ भाई, एक होता ही कट गया, बाकी बचा 1 2 4। व्याकरण के नियमों तथा सैद्धांतिक, हाँ मैं का दिमाग भारी हो जाएगा, नियम सैद्धांतिक विचार वाला। व्याकरणिक कोटियों की केवल पहचान या फिर व्याकरण के व्यवहारिक पक्ष। बताओ कौन सही है? अरे व्यवहारिक वाला ज्यादा सही है ना। ऑप्शन नंबर किसके साथ में जाएंगे, 4 के साथ में जाएंगे। बोलो क्लियर। कभी कभी ना समझ में आए तो इसे छाटा छुट्टी करो, क्लियर हो जाएगा। समझ में आ रहा ना। कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ना समझ में आए तो इसे काटो कूटो इधर उधर करके निकाल दो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ, 16 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 16, व्याकरण की कक्षा में हमें पहले क्या करना चाहिए भाई, व्याकरणिक रूप कैसे बनते हैं इसकी व्याख्या करनी चाहिए, या सामान्य चर्चा के द्वारा व्याकरण के रूप प्रस्तुत करना चाहिए, या अनियमित रूप से व्याख्या कर, हाँ, ये गलत बात करते हैं। अनियमित रूप क्या होता है भाई, उन्हें उनके सामाजिक कार्यों का वर्णन। आप बताओ, व्याकरण कक्षा करा रहे हैं, सामाजिक कार्य का वर्णन कर रहे हैं, तो एकदम मूर्ख वाला बात हो गया ना। तो 16 का या तो होगा 1 ना तो होगा 2। एक कह रहा है कि व्याकरणिक रूप कैसे बनते हैं इसकी व्याख्या करना है, यह समान जनरल डिस्कशन के द्वारा व्याकरण के रूप, हाँ जनरल डिस्कशन के द्वारा ज्यादा अच्छा होगा ना।
ऑप्शन नंबर किसके साथ में जाएंगे? बी के साथ में जाएंगे। बोलो क्लियर, बोलो भाई। हाँ चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 17 आ जाओ। व्याकरण की कक्षा में हमें पहले क्या करना चाहिए भाई? अब देखो जितना व्याकरण से सवाल आता है, व्याकरण 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 चैप्टर है व्याकरण, ये चैप्टर नंबर 4 है और चैप्टर नंबर 4 का नाम था व्याकरण की भूमिका। तुमको हम चैप्टर पढ़ाए व्याकरण का क्या रोल है, क्या भूमिका है, फलना चिन्ह दिस दैट। अब उससे संबंधित जितना क्वेश्चन करा दिया, बताओ कहने से पढ़ाए? अब इससे बाहर कुछ हो सकता है? नहीं, कुछ नहीं। अगर तुम फिर दूसरा किताब लेकर के अपना दिमाग उसमें लगाते हो तो तुम एकदम महामूर्ख कहलाओगे। दोस्तों कोनो किताब पढ़ने की आपको जरूरत नहीं, आपको पढ़ना है तो हमारा ये PYQ रिवीजन कीजिए, हमारा नोट्स रिवीजन कीजिए, उसको रिवीजन कीजिए, है ना। आलतू फालतू दुनिया भर के मार्केट से कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। मेरा मानना है कि मार्केट में अभी तक जितना भी बुक्स आपके पास में है अवेलेबल, उस सब में हमारा नोट्स एकदम टॉप क्लास है। भले वो कंप्यूटर से लिखा हो नहीं है, मेरे हाथ से लिखा हुआ, लेकिन भाई उसमें दम है, ठीक है ना। आगे लिखवा देंगे कंप्यूटर से, क्या दिक्कत है, लेकिन जान से नहीं लिखवाते हैं उसको हम। अपना हाथ वाला पर हमको थोड़ा ज्यादा विश्वास रहता है, उसमें पता नहीं मिसप्रिंट वगैरह कर देगा, और अपने हाथ से लिखे तो लगता है कि यह अपना खुद का है, वरना उसको तो हम छपवाना चाहते तो छपवा सकते थे कंप्यूटराइज, लेकिन जान से छोड़े हुए हैं। लेकिन आप लोग कहिएगा जिस दिन छपवा देंगे। व्याकरण की कक्षा क्या आए? अच्छा 16 17 18, 17 नंबर ही ना हुआ अभी? अच्छा सेम है, और ये तो एकदम मूर्ख वाला बात कर दी भाई। 16 17 18 तीनों सेम है। ओह हम नहीं देखे थे। चलो 19 नंबर, 19 नंबर तो अलग है ना। चलो 19 देख लेते हैं। कहता है कि व्याकरण के अभ्यास संदर्भ के अनुसार होना चाहिए, मतलब कॉन्टेक्स्ट के अनुसार। सही की गलत? तो व्याकरण का अभ्यास तो कॉन्टेक्स्ट के अनुसार होना ही चाहिए, है ना। जीवन उन्मुख होना चाहिए, अच्छा। और ऑप्शन नंबर 3 देख लेते हैं। पूर्णता रूप से केंद्रित होना, पूर्णता रूप से केंद्रित होना चाहिए या रटने पर केंद्रित होना ना, भाई संदर्भ के अनुसार होना चाहिए, ज्यादा सही है, कॉन्टेक्स्ट के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 19 का, ठीक है। 20 नंबर का पाठ के संदर्भ में ही सहज रूप से आए व्याकरणिक बिंदुओं को उसी संदर्भ में स्पष्ट करना कहलाता है। सूत्र प्रणाली, पाठ पुस्तक प्रणाली, पाठ में व्याकरण या फिर संदर्भ व्याकरण, उसी को तो बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट ग्रामर। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 4, डी के साथ में जाओ। ठीक है जी, क्लियर हुआ? तो ये 2 टेस्ट हमने आपको करा दिया है, मुझे लगता है कि आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपको एक बात याद है, आपको भले याद रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन हमको पूरा याद रहता है, हमको पूरा याद रहता है भाई। ये चैप्टर 3 था ना, और उस दिन चैप्टर 1 का पूरा करा दिए थे, आज चैप्टर 2 में 2-3 को हुआ था, याद है? अरे तुम भूल जाएगा, लेकिन हम भूल सकते हैं क्या? हम नहीं भूलेंगे भाई। अब देखो, ये था ना भाषा अर्जन अधिगम वाला, अब इसमें हम आपको कितना करा दिए थे? तो 3-4 को कराए थे, उसके बाद में छोड़ दिए थे। कहा 8 तक हो गया था? हाँ तो 8 के बाद अभी करा देते हैं। चलो 8 8 8 9, 9 में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, अब तुमको हम बता रहे हैं, अब तुमको हम बता रहे हैं एक चीज, देखो अभी 3 कितना हो गया? 4 चैप्टर हो गया ना, 4 चैप्टर, ठीक है ना। अब आपके ग्रुप में जो भी नोट्स वोट्स डाला हुआ है, पीडीएफ वूडीएफ, सबको डिलीट मारेंगे, 4 को चैप्टर सीधे डाल देंगे विथ आंसर, दिमाग सही रहेगा, नहीं तो इधर उधर हो जाता है, ठीक है ना। अब जैसे 4 चैप्टर हम लोग क्लियर करेंगे, 4 चैप्टर का पूरा 20 चौका 80 क्वेश्चन प्लस आंसर एक साथ रहेगा, ठीक है। फिर कल के, फिर आगे जो जैसे होगा वैसे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर के लिए, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है भाषा अधिगम एक गहन प्रक्रिया है। अच्छा सही की गलत? गहन प्रक्रिया है, अच्छा। जो जन्म के समय से शुरू होती है, कौन कहा? जन्म के समय से शुरू होती है, कौन कहा? हाँ चमोस्की, बताओ। अब चमोस्की का बात आया तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकते, LAD बताओ, LAD का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? LAD का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? चमोस्की। चलो तुम बताओ, LAD का फुल फॉर्म क्या होता है? LAD का फुल फॉर्म क्या होता है? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, वेरी गुड। बगल में बताओ, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का कॉन्सेप्ट जो चमोस्की दिए थे, तो इसके संदर्भ में इन्होंने क्या कहा था? इनका क्या कहना है इस थ्योरी में? हाँ, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है,
ये बात किसने कहा था? चॉम्स्की साहब ने। बहुत अच्छा, बैठ जाओ बगल में, तुम खड़ा हो जाओ। चलो, स्टीफन क्रेसन ने किसका कॉन्सेप्ट दिया था? क्या नाम था उसका? जैसे इसका नाम एलएडी है तो उसका क्या नाम था? हाँ बोलिए। हाँ हाँ, अब कॉलेज में फोन करके पूछ लीजिए, हमको ध्यान में नहीं है। वर्षा के पास फोन कर लीजिए। तो स्टीफन क्रेसन ने किसका कॉन्सेप्ट? SLA याद नहीं है? सेकेंडरी लैंग्वेज एक्विजिशन। और सेकेंडरी लैंग्वेज एक्विजिशन के इन्होंने कितना हाइपोथेसिस दिया था? 5 गो हाइपोथेसिस, याद है? तब पढ़ाए बैठो, है ना। अब चलो, क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है कि जन्म के समय से शुरू होती है और जीवन पर्यंत चलती है। हाँ, अरे भाषा में वृद्धि होता है कि विकास? बताओ तो। भाषा में वृद्धि की विकास? विकास ना होगा हो। भाषा में वृद्धि होता था, तुम्हारा वजन बढ़ते जाता। जैसे जैसे तुम भाषा सीखते जाते वजन बढ़ते जाता। सर 5 किलो भाषा सीख लिए, 10 किलो सीख लिए, 15 केजी सीख लिए, ऐसा है क्या? तो भाषा में वृद्धि नहीं होता, कभी विकास होता है, डेवलपमेंट, है ना। जो आप में क्या करता है? गुणात्मक परिवर्तन को डिसाइड करता है ना। तो कहता है जीवन पर्यंत चलती है। और क्या आप इस कथन से सहमत या असहमत हैं? तो मैं इस कथन से आंशिक रूप से सहमत हूं। करा थोड़ा बहुत है ठीक ना, ना भाई पूरा रहेंगे हम। करा मैं इस कथन से आंशिक रूप से असहमत हूं, मतलब पूरा सहमत है लेकिन थोड़ा सा नहीं भी है, तो यो गलत हो गया। ये कंफ्यूजन वाला बात कर रहा है। मैं इस कथन से सहमत हूं, अब मैं इस कथन से क्या हूं? असहमत हूं। अब बताओ क्या होगा इसका सही जवाब? क्या होगा इसका सही जवाब? सी या डी? बताओ, ठीक है ना। अब देखो, अब इस क्वेश्चन में हम उसी समय से पढ़ रहे थे। आप लोग यस सर, जी सर, यस सर, यस सर, ये कहना बहुत आसान है। लेकिन इसमें एक चीज हम गलत पढ़े हैं, लेकिन आप लोगों को पता नहीं चला। क्या गलत पढ़े हैं? भाषा अधिगम एक गहन प्रक्रिया नहीं है, एक सहज प्रक्रिया है मेरे लाल। समझ में आ रहा ना? गहन प्रक्रिया नहीं है, एक सहज प्रक्रिया है। लैंग्वेज का जो लर्निंग होता है, मैंने तुम्हारे नोट्स में लिखा है, गहन प्रक्रिया हमने कभी नहीं कहा, जटिल प्रक्रिया हमने कभी नहीं कहा। हमने तो कहा कि भाषा का अधिगम एक सरल प्रक्रिया है, सहज प्रक्रिया है। तो ये बात गलत ना हो गया? बोलो ना, ये बात गलत हो गया कि नहीं? जो जन्म के समय से शुरू होती है और जीवन पर्यंत चलती रहती है, यहां तक तो बात सही बा, लेकिन हेने बात गलत बा। तो ये बात से हम हो गए असहमत। नहीं भाई, जो बात बोला है नहीं सही नहीं है। ऑप्शन नंबर किसके साथ? 4 के साथ। बोलो ना, अब बुझाया? अरे भाई उती खानी बोले हैं गहन प्रक्रिया, था यस सर। अरे गहन प्रक्रिया कैसे हो जाएगा? गहन प्रक्रिया अगर भाषा सीखना होता ना, तो सब बच्चा के बस का चीज नहीं होता ही। कोई कोई सीखता, जैसे तुम्हारे में से 2-4 गो सीखता, 2-4 गोरा का भाषा ज्ञान है। बताओ, सरल प्रक्रिया तब ना हम सभी भाषा को सीख चुके हैं। सो दैट्स वाई इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4। ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पर आइए। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कह भाषा अधिगम में निर्गम परिकल्पना से क्या तात्पर्य है? अब बताओ, निर्गम परिकल्पना का मतलब क्या होता है? पहले इसको समझो भाई। निर्गम परिकल्पना का मतलब क्या है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। निष्पादन के रूप में शिक्षार्थी के भाषा के प्रति समझ, या फिर प्रयोग के लिए भाषाविदों की भाषा की समझ, या बच्चे कैसे सीखते हैं के बारे में शिक्षण की समझ, या शिक्षार्थियों के द्वारा उद्देश्य के लिए भाषा प्रयोग की योग्यता की बात कर रहा है। ठीक है ना। अब देखो, अब यहां पर जैसे लिखा ना, शिक्षार्थियों के द्वारा उद्देश्य के लिए भाषा प्रयोग की योग्यता। अब यहां पर तुमको यह बतवा नहीं समझ में आया होगा कि सर ये निर्गम परिकल्पना क्या है ना। तो निर्गम प्रयोग परिकल्पना, अगर तुम परिकल्पना को बोलते हैं हाइपोथेसिस। क्या बोलते हैं? हाइपोथेसिस। और निर्गम का मतलब ये होता है, यहां पर ये तुम्हारा ऑप्शन समझा दिया है निर्गम का मतलब। देखो, निर्गम का मतलब शिक्षार्थियों द्वारा उद्देश्य के लिए भाषा प्रयोग की योग्यता, यानी कि किसी भी चीज को सीखने के पीछे हमारा उद्देश्य होना कि हम ये काम क्यों करा रहे हैं। जैसे लेसन प्लान आप लोग बनाते हैं, तो लेसन प्लान क्यों बनाते हैं? उसके पीछे उद्देश्य होता है कि हाँ 5वीं क्लास में आज जाएंगे, बच्चा को ये चीज पढ़ाएंगे, ये चीज सिखाएंगे। तो कोई भी काम को करने के पहले जो आपका उद्देश्य निर्धारित होता है ना, उसी को हम लोग क्या करते हैं? निर्योग परिकल्पना के नाम से जानते हैं, उसी को निर्योग हाइपोथेसिस। सो दैट्स व्हाई इसको डिफाइन सबसे अच्छा कौन कर रहा है? ऑप्शन नंबर 4 कर रहा है। सो डी इज द राइट आंसर। ठीक है ना। तो 10 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कितना? 4 हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। बोलो भाई, अरे बोलो ना। 11 नंबर में आइए तो 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए तो। 11 नंबर का सवाल,
करा निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम भाषा के संदर्भ में द्वितीय भाषा अधिगम के बारे में सत्य है? प्रथम भाषा के संदर्भ में द्वितीय भाषा अधिगम के बारे में क्या है? सत्य है। यह सवाल पूछा आपसे। द्वितीय भाषा प्रथम भाषा के सीखने में हस्तक्षेप करती है। मतलब कह रहा है द्वितीय भाषा का मतलब पढ़ाएंगे यार सेकेंडरी लैंग्वेज, और प्रथम भाषा का मतलब प्राइमरी लैंग्वेज, और प्राइमरी लैंग्वेज का मतलब मातृभाषा, और द्वितीय भाषा का मतलब मानक भाषा, और मानक भाषा का मतलब लक्ष्य भाषा, और लक्ष्य भाषा का मतलब पानी, और मातृभाषा का मतलब मम। याद है? बोलो ना। तो कह रहा है कि आपसे इसी के संदर्भ में आपसे सही और गलत कथन पर आपसे विचार करने के लिए कह रहा है। ठीक है ना? तो आपसे पूछ रहा है कि बारे में कौन सा सत्य है। ठीक है ना? द्वितीय भाषा मतलब सेकेंडरी लैंग्वेज प्रथम भाषा के सीखने में हस्तक्षेप करती है, मतलब बाधा डालती है ना? कोई बाधा उधा नहीं डालता। ये बात कह दिया, क्या बताएगा? गलत है ना? 2 नंबर करा कि प्रथम भाषा द्वितीय भाषा सीखने में क्या करती है? सहायता करते हैं। मतलब जो हमारा प्राइमरी लैंग्वेज होता है वो सेकेंडरी लैंग्वेज को सीखने में सहायता करता है। तो अभी हम बताए थे, अरे भैया जिस दिन तुम आए होंगे वही दिन बताऊंगी कि मम शब्द से पानी शब्द सिखाना क्या है? आसान है। तो इसको हम क्या करें? स्थानांतरित। आई मम कौन बा? प्राइमरी लैंग्वेज बा। आई कौन बा? सेकेंडरी लैंग्वेज बा। तब प्राइमरी से सेकेंडरी, ये बात सही बा? बोलो ना। तीसरा करा प्रथम भाषा द्वितीय भाषा सीखने में हस्तक्षेप करता है ना? ना, गलत बात। कोई हस्तक्षेप नहीं करता, सहायता करता है यार। एक समय में अनेक भाषाएं सीखना संभव नहीं, यो गलत है। संभव है। एक साथ में तो बच्चा बॉय और लड़का दोनों सीख सकता है। बोलो ना, लड़की और गर्ल दोनों सीख सकता है। सर जी बाहर जाऊ, मे आई गो आउट सर, दोनों सीख सकता है। समझ है ना? तो इसीलिए 4 भी क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर किसके साथ? 2। अब इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो गया होगा। क्या हुआ कि ऑप्शन नंबर 4 मार दिया होगा? कितना लोग माना है? क्या एक समय में अनेक भाषाएं सीखना संभव नहीं है? अरे है, क्योंकि हमारा देश बहुभाषिकताओं का देश है। हमारे देश में बच्चा पैदा होता है उसी समय से हिंदी इंग्लिश दोनों चालू कर देता है, और हिंदी इंग्लिश सुनने के बाद में 1 साल का बच्चा तो ऐसा होता है कि वो अपन भाषा निकालता है, वो जितना समझ में नहीं आता। ठीक है ना? तो बहुभाषिकता का ये सब देन है ना? क्या हो जाएगा बताएगा? ऑप्शन नंबर किसके साथ में जाएंगे? हम ऑप्शन नंबर 2 के साथ में जाएंगे। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर 2 के साथ में जाएंगे। ठीक है? अब तुमको बता रहे हैं, ये छोटे बच्चों को कभी कभी सब जो है ना बड़ा अटपटा सा होता है, तुमको बुझा भी नहीं करेगा बोल क्या रहा है। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, कोई मिक्स कर देता है। जैसे घर में कोई देहाती बोला, कोई हिंदी बोला, कोई इंग्लिश बोला, तो तीनों मिलाकर वो बना देगा अपन, है ना? अब तुमको बुझाएगा नहीं, है ना? अब देखिए हमारा एक छोटा सा बेटा है, वो उसको हम दिन में कोई बोला बंदूक, जैसे उसके लिए बंदूक खिलौना है, तो बोला बंदूक बंदूक, बोला था बंदूक बंदूक। ठीक है ना? अब कोई बच्चा घर में का उसी को बोल दिया कि यहाँ जैसे मारता नहीं बंदूक से, ठाए ठाए ठाए, है ना? अब उसके दिमाग में आ गया कि बंदूक नहीं ठाए ठाए है। ठीक है ना? और ये बतवा हम लोग सुने नहीं थे। अब वो 11 बजे रात को खेलते, मतलब कल सो नहीं रहा था, उसके बाद में 11 बजे रात को उसको याद आया कि ठाए ठाए। अब वो कह रहा है कि पापा ठाए ठाए है। अब उसकी मम्मी परेशान है कि भाई क्या कह रहा है। अब हम कह रहे हैं, साइकोलॉजी पूरा लगा रहे थे हम, क्या कह रहे, बार बार उससे पूछ रहे हैं कि क्या चाहिए बेटा, तो बोला ठाए ठाए। बोले भाई ठाए ठाए कहाँ से लेकर आए, क्या कह रहा है। अब कोई बच्चा सब जब खेल रहा था ना, तो उसमें कोई कह दिया होगा, अब उसके दिमाग में सेट आ गया, है ना? अब उसके बाद में उसको घर में हॉल में घुमा रहे थे कि कुछ देखेगा तो अपने बताएगा कि हाँ यही वाला चाहिए हमको, लेकिन उसको दिखाई भी नहीं दे रहा था। परेशान है, आधा घंटा परेशान हो गए। हम करे बेटा जल्दी सो जो, बिहान जाना है हमको। लेकिन भाई साहब वो ठाए ठाए के लिए परेशान है। अब उसके बाद में क्या हुआ कि उस बंदूक का जो है ना एक आगे का जो एक पार्ट होता है वो गिरा हुआ था हमारे वॉशिंग मशीन पर ऐसे रखा हुआ हॉल में। तो उसके बाद में लोग ये वाला, तब दिमाग में कि अच्छा ये बंदूकवा के कह रहा है। बंदूक निकाल कर लाए तो बोला कि हाँ यही यही यही। अरे मूर्खा, तो बंदूक ना कहो। चलो, और ये कहानी कल रात की है ना? कल रात की बात आपको बता रहे। तो सोचो बच्चा भाषा को कैसे मिक्स करता है। कभी कभी तुम्हारे समझ से परे हो जाएगा, जैसे हमारा समझ से परे हो गया था, है ना? तो चलो कितना हुआ क्वेश्चन बताओ? क्वेश्चन नंबर कितना हुआ? 11 हो गया ना? 12 हो गया? नहीं 12 नहीं हुआ। द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण मतलब सेकेंडरी लैंग्वेज। अरे भाई प्राथमिक भाषा द्वितीय भाषा से 1 नंबर का सवाल आएगा। मम वाला पानी वाला, मम वाला पानी वाला कॉन्सेप्ट से 1 नंबर का सवाल आएगा। सेट बनाते होंगे तो रोज छाप देते होंगे आप। सेट बनाते होंगे तो 1 नंबर का सवाल यहां से आता होगा, नहीं बनाते होंगे तो परीक्षा में आएगा।
इसलिए बनाना है, क्योंकि आएगा तभी तो समझ में आएगा ना वहां पर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? 12 ये कह रहा है कि द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण अभिवृत्ति एटीट्यूड। अभिवृत्ति का मतलब क्या होता है जी? एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब क्या होता है? एटीट्यूड का मतलब नॉर्मली तुम लोग क्या समझते कि बड़ा टेढ़वा, ये ना आता है एटीट्यूड, लेकिन नहीं, वो गलत है, गलत है। जो आपके दिमाग में चलता है ना एटीट्यूड, जैसे ना एकदम बड़ी एटीट्यूड है इसमें, तो इसका मतलब क्या है कि दुनिया का सबसे टेढ़ इंसान को तुम लोग क्या कहते हो कि इसमें ज्यादा एटीट्यूड है, यही बात ना आप लोग कहते हैं। लेकिन नहीं, मनोविज्ञान उसको एटीट्यूड नहीं मानता। एटीट्यूड दो प्रकार का होता है, सकारात्मक नकारात्मक दोनों, है ना। अब देखो सकारात्मक नकारात्मक कैसे होता है? एक बच्चा में होगा सीखने का एटीट्यूड रहता है और दूसरे में सीखने का एटीट्यूड नहीं रहना। जैसे ये होता है कि कोई कोई बच्चा बहुत जिज्ञासु होगा, बहुत क्यूरियस होगा कि हाँ ये भी जानना है, वो भी जानना है, वो भी जानना है, ये भी जानना है। जैसे 2 साल का बच्चा होगा तो घर में जितना सामान है वो सब पूछेगा कि क्या है, ये क्या है, ये क्या है, फलना क्या है, चिल्ला क्या, तो क्या क्यूरियस है उसमें। कोई बच्चा क्या है कि तुम्हारे घर में है 2 साल का बच्चा, लेकिन फिर भी वो बैठा हुआ कुछ नहीं पूछ रहा, क्या है, मंदबुद्धि हो सकता हो। अगर आपके घर में बच्चे परेशान कर रहे हैं, आपसे बार बार सवाल कर रहे हैं, आपसे ये पूछ रहे हैं कि पापा ये क्या है, वो क्या है, फलना क्या है, चिल्ला क्या है, इसका मतलब सही है, मतलब वैसा होना चाहिए। जो बच्चा आपके घर में नहीं पूछ रहा है, चुपचाप बैठा हुआ है, शांत तरीके से बैठा हुआ है, घर में सामान को छीट छाट नहीं कर रहा है, इधर उधर नहीं कर रहा है, इसका मतलब यह है कि बच्चा का दिमाग कमजोर है। बच्चा जितना ज्यादा बदमाशी कर रहा है आपके घर में, एक सामान को एक जगह नहीं रहने दे रहा है, इसका मतलब यह है कि उसमें तीव्रता ज्यादा है, वो होना चाहिए था। इसको खुश, इसमें आपको खुश होना चाहिए था कि हाँ ये सही है। अब बच्चा सुस्ताल बैठल है ना, मतलब वो गड़बड़ है, वो ठीक नहीं है। अब यहाँ पर देख लो क्या कहता है कि जो है ना अभिवृत्ति एटीट्यूड दो प्रकार का, एगो सीखने का एटीट्यूड और एगो न सीखने का एटीट्यूड। ये क्यों हो गया कि हाँ हमको पढ़ने जाना है यार, जाना है आज, एक होगा कि अच्छा आज जाएगा, ठीक है कल जाएंगे। तो सीखने का एटीट्यूड आएगा ना। तो द्वितीय भाषा सीखने के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड का होना जरूरी है। कहता है शिक्षा का रवैया। अब द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा सबसे कम महत्वपूर्ण है? तो शिक्षा का रवैया तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। टीचर अगर इंटरेक्टिव होकर के सिखाने का समझाने का प्रयास करेगा तभी तो बच्चा सीखेगा। और 3 कह रहा अभिभावक से प्राप्त प्रोत्साहन। बताइए आपके सीखने में आपके गार्जियन के मोटिवेशन काम देते हैं कि नहीं देता? बताओ। जैसे गार्जियन दो प्रकार का दुनिया में, एक तो यह है कि फेल कर जाने के बाद कि हाँ तू यही लायक बार हो, नहीं होता है, तो तुम क्या करोगे भाई? अगर तुम एक तो तुम फेल की हो, उसके बाद में गार्जियन कैसा प्राइजेशन दिया कि हम जान रहे थे कि तू फेल करेगा बढ़िया से, तब तुम कहोगे कि ना एक के नंबर से ना फेल किए हैं, तो बोले 1 नंबर चाहे 4 नंबर फेल किया है ना। जी निकल रहे हैं यहाँ से जी, 15-20 मिनट में पहुंच जाएंगे वो जगह, निकलिए रहे। हाँ ना निकल रहे हैं। ना 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 आ रहे हैं एकदम एकदम कंफर्म, रोक दीजिए। ए भाई जल्दी करो, है ना। द्वितीय भाषा सकारात्मक एटीट्यूड हो गया, शिक्षा का रवैया, अभिभावक से प्राप्त प्रोत्साहन, भाषा की परीक्षा। तो सबसे कम महत्वपूर्ण कौन है? भाषा की परीक्षा। ऑप्शन नंबर किसके साथ में जाएंगे? 4 के साथ में जाएंगे, डी इज द राइट आंसर। ठीक है। नॉम चॉम्स्की के समर्थन करते हैं कि बच्चों में द्रुत गति भाषा अर्जित करते हैं। सभी संस्कृति में भाषा अधिगम की प्रतिरूप अधिकांशता एक जैसा है। भाषा के विकास अधिकांशतः बच्चों में समान आयु के आसपास होता है। भाषा केवल सीखी जाती है, अर्जित नहीं की जाती। बताइए चॉम्स्की के अनुसार में सही कथन आपके अनुसार में कौन सा लग रहा है? बताइए, सवाल का जवाब बताइए। तो सभी संस्कृतियों में भाषा अधिगम के प्रतिरूप अधिकांशता क्या है? बताएगा एक जैसा है, क्योंकि बच्चों में सीखने की क्षमता क्या होती है? जन्मजात। तो सब में एक जैसा रहेगा। ऑप्शन नंबर किसके साथ में जाएंगे? 2 के साथ में। ठीक है ना। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है स्टीफन क्रेसन, देखो क्रेसन से सवाल पूछा है। स्टीफन क्रेसन के अनुसार यदि शिक्षार्थी आई अवस्था में हो और तब भाषा अर्जन की उस स्थिति में होगा जब शिक्षार्थी को डैश दिया जाता हो, तो I+1 स्तर किससे संबंधित है? बताओ। ये हाइपोथेसिस जो हम आपको बताए थे ना, 5 गो हाइपोथेसिस, उससे सवाल ये पूछा गया है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो बोधगम निवेश बोलेंगे, है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बोधगम निवेश। ये हाइपोथेसिस है, 5 गो हाइपोथेसिस जो हम आपको समझाए हुए थे, उसके संदर्भ में ये बातें की गई हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, नॉम चॉम्स्की के सिद्धांत के अनुसार में हम सभी इस रूप से सहजात समझ सकते जन्म लेते हैं कि भाषा कैसे कार्य करती है। बताइए किसके रूप में ये बात किया गया है? तो ये बात किया गया है किसके? चॉम्स्की के अनुसार में। और ये बात है सार्वभौमिक व्याकरण का बात किसने किया था? चॉम्स्की। याद है? सार्वभौमिक डायरेक्ट पढ़ाया हुआ है भाई, सार्वभौमिक व्याकरण चॉम्स्की। और भाषा अधिगम में बोधगम निवेश, देखो स्टीफन क्रेसन पूछ दिया ना। अरे भाई तुमको बोलते हैं ना चॉम्स्की,
और उसके बाद में मतलब LAD वाला लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस और सेकेंडरी लैंग्वेज एक्विजिशन, ये दोनों स्टीफन क्रेसन का चॉम्स्की। 1 नंबर का सवाल आएगा इसमें से। कभी कभी तो 2 नंबर का पूछ देगा, लेकिन तुमको घबराना नहीं है। बोधगम निवेश का क्या अर्थ होता है बताओ? ये बोधगम निवेश बताए थे ना, अंडरस्टैंडिंग, जहां पर हाइपोथेसिस का बात हमने किया था। तो बोधगम निवेश का अर्थ होता है कि बच्चों को ऐसे भाषाई अवसर उपलब्ध कराना जो उनकी भाषा के एक स्तर से ऊपर हो। ये डायरेक्ट लिखा हुआ है नोट्स में, देख लेना तुम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, है ना। बोधगम निवेश में डायरेक्ट ये बातें मैंने लिखा हुआ है। अब सूची का मिलान करना है तो इसमें मिलान कर लीजिएगा, टाइम थोड़ा कम है। 17 नंबर का सही जवाब जो हमारे पास में हो जाएगा वो हो जाएगा 1, ठीक है ना, मिला लीजिएगा। चौमस्की के अनुसार भाषा के अर्जन का आधार क्या है? भाषा अर्जन के आधार चौमस्की के अनुसार करना चाहिए भौतिक अनुक्रिया की, बाह्य की, अंतरजात की, इंद्रियों से प्राप्त अनुभव। बताइए, जब बात चौमस्की का होगा तो अंतरजात न होगा, जन्मजात। अंतरजात मतलब जन्मजात, चौमस्की मतलब जन्मजात, अंतरजात इंटरनल। और क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा विचार बिंदु नॉम चॉम्स्की के सिद्धांत के विपरीत है? नॉम चॉम्स्की के सिद्धांत के विपरीत आपसे सवाल पूछा है, मतलब उसके उल्टा। तो बच्चे के अनुकरण एवं पुनर्बलन के माध्यम से भाषा सीखते हैं। चूंकि अनुकरण और पुनर्बलन का बात चॉम्स्की नहीं स्किनर की है, इसीलिए उल्टा हो गया। समझ में आ रहा है ना? ये विपरीत पूछा ना, विपरीत उल्टा। तो ये बात किसने कहा है? स्किनर कहा है ना। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? 2 के साथ। चलो 20 नंबर सवाल के जवाब देख लीजिए। भाषा शिक्षण में अनिवार्य है क्या? मानक भाषा पर बल, समग्रतावादी दृष्टिकोण, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के साथ विभिन्न व्यवहार और वर्तनी संबंधी गृह कार्य। बताइए क्या होगा सही उत्तर? तो 20 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर समग्रतावादी दृष्टिकोण, मतलब सबको एक साथ लेकर चलना, ठीक है ना। आज के क्लास इतना ही तक रहने देते हैं, बाकी मिलेंगे आपको कल 10 बजे से आपका सेट प्रैक्टिस स्टार्ट होगा। जो बच्चे नए हैं सुन लीजिएगा, 10 सेट प्रैक्टिस नहीं है क्या? 10:30 से? अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक है, तब तक रिवीजन कीजिए, जो क्वेश्चंस वगैरह दिए हैं उसको रिवाइज कर ले, चाहे टेस्ट बना लीजिए ना। अरे अभी जो 2 गो टेस्ट हम दे, 4 गो टेस्ट डाले ना, बना लीजिए। 2 गो टेस्ट और बनाइए, कल उसका डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है ना। आपके ग्रुप में 2 टेस्ट हमने डाला है ना, तो 4 टेस्ट डाला, जिसमें से 2 गो तो बना लिया, 2 गो अभी बना लीजिए, ठीक है। उसके बाद में आप सेट प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जो नया स्टूडेंट है जो आज या कल से आ रहे हैं, वो लोग रेगुलर 2-3 दिन का क्लास कर लीजिए। एडमिशन आपका जब आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि हमको यहाँ पढ़ना है, तो हम आपका एडमिशन ले लेंगे। ज्यादा घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज थोड़ा हम जल्दी में हमको जाना पड़ेगा, ठीक है। बहुत धन्यवाद, निकले, चलो धन्यवाद।